मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू और आप मुझे प्यार से जॉनी सर करके बोलते हो। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या एनएलएम का वन शॉट किया था, मैंने यहां पर पिंड कमेंट में मैंने यहां पर लिखा था कि फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का एक अलग सा वन शॉट आएगा, क्योंकि एनएलएम में मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला था पूरा कवर करने के लिए, और मैं नहीं चाहता था कि मैं फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का एकदम झटपट खत्म कर दूं। मैं चाहता था कि इसको एक वन शॉट एक डेडिकेटेड लेक्चर मिलना चाहिए, उसके लिए आपको ये डेडिकेटेड लेक्चर मिल रहा है। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमारा एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड चल रहा है नीट 2025 के लिए, है कि नहीं। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज चल रहा है, यहां पर हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग समझ रहे हैं। नाउ यहां पर फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन के लिए यहां पर मैं एनसीईआरटी के क्लिप्स उतना उठा के नहीं लेके आया हूं, बिकॉज हमको उतनी जरूरत नहीं है। जितना आपको नॉलेज चाहिए मैं आपको देने वाला हूं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये लेक्चर के बाद आप जब अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एकदम पूरा क्लैरिटी मिलेगा। साथ ही साथ आपके नीट के सवाल, दैट इज नीट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और मैं यहां पर पीवाईक्यूज भी लेके आया हूं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है? ठीक है, आपको अगर क्लियर हो चुकी है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन का वन शॉट लेक्चर। लेट्स गो। ठीक है, ओके चलो। जैसे कि मैं बोलता हूं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। मैं सबसे पहले फ्रिक्शन का वन शॉट कवर करूंगा एंड देन मैं सर्कुलर मोशन में आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं अपना जरा बोर्ड को मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर पसंद है। तो एक बार चेंज कर लूंगा मैं इसको। हाँ जी, तो चलो इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है फ्रिक्शन। हम लोग को फ्रिक्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फ्रिक्शन को एनालाइज करना है। दैट इज फ्रिक्शन को एनालिसिस करना है। फ्रिक्शन का एनालिसिस करना है, एनालिसिस। तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे, फ्रिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और इसमें इतना कंफ्यूजन होता क्यों है लोगों को, कि फ्रिक्शन के बारे में इतना मिसकंसेप्शन क्या है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन जो है, जो आपको पहली बात आपको जो समझनी है, दैट फ्रिक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या है एक फ्रिक्शन? एक कांटेक्ट फोर्स है। इतना तो बात हम लोग को समझ में आ चुका है कि फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। मतलब फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक किसी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, या कांटेक्ट होगा, जो भी बात बोलो। आपको समझ में आया? मतलब अगर कांटेक्ट है तो ही फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा। अगर कांटेक्ट है ही नहीं, दूर दूर बैठे हैं, तो क्यों आएगा? दैट इज द रीजन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर, हम लोग को बात समझ में आ चुकी है, आप अभी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है, हम लोग को ये बात हम लोग को समझ में आ चुकी है। फिर जो दूसरी बात जो है, हम लोग को ये बात ध्यान देना है, दैट ये जो है, दैट दिस अपोजेस रिलेटिव मोशन। यहां पर इसको मैं कैपिटल करके लिख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कभी भी फ्रिक्शन कभी भी आपको मोशन को कभी भी अपोज नहीं करता है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये हमेशा क्या, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस व्हाट? रिलेटिव मोशन। अभी आप बोलोगे कि ये क्या चीज होती है, आप बोलोगे ये क्या चीज होती है, उसके लिए हम लोग इधर है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? अभी ये रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन मतलब आप इतनी सी बात समझ लो कि अगर मेरे पास यहां पर दो बॉडीज है, देखो ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा बॉडी है, मतलब दूसरा हाथ है। अगर ये दोनों ऐसा एक साथ चल रहे हैं, मतलब रिलेटिवली रेस्ट पे चल रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है? क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है? नहीं है फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है। देखो ये रिलेटिवली एक दूसरे के साथ रेस्ट पे है ना, मतलब ये फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन कब आएगा? जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। देखो अभी फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये बॉडी के लिए, नीचे वाले बॉडी के लिए ये मूव हो रहा है, और ये वाले बॉडी के लिए ये भी मूव हो रहा है, मतलब रिलेटिवली मोशन है यहां पर। इस केस में आपका फ्रिक्शन आएगा। जब ये अगर एक साथ रिलेटिवली मूव कर रहा है, रिलेटिवली रेस्ट पे है, तो ये आपका फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि एक ऑपोजिट रिलेटिव मोशन आपको ये कहां से आया, ऑपोजिट रिलेटिव मोशन आपको कहां से आया, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देना चाहता हूं। वो एग्जांपल क्या है एक बार देख लो। अगर समझो यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक M है। ठीक है, ये ब्लॉक मास ऑफ M है, और ये एक ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये लो, ये मैंने ग्राउंड पे इसको मैंने खड़ा कर दिया। अभी इसका एक एफबीडी बनाते हैं। अभी एफबीडी बनाना तो अभी हम लोग को आता है, और ये एक वन शॉट लेक्चर है, तो मैं आपको थोड़ा अज्यूम करके चलता हूं कि आपको थोड़ी बहुत चीजें आती है, बट फिर भी मैं बेस से आपको लेके चलूंगा। आपको इसकी इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक मास M का मेरा एक बॉडी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा कि नीचे जो है mg तो लगेगा ही, नीचे mg लगेगा ही, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है भाई, इतना तो मेरा क्लियर हो चुका है,
और साथ ही साथ मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अभी आप बोलोगे ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बताते हैं। तो उसको हम लोग इसमें अभी इधर पहले लिख देता हूं, क्या है वो, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको मैं यहां पर एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, छोटे वाले एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, इसको यहां पर मैं बोल देता हूं, जैसे ये अपना मेरा क्या है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, ये जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इसको आप ध्यान से रखो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहां पर अपना म्यू उसका कांस्टेंट होता है, और ये जो म्यू होता है, ये होता है अपना कोएफिशिएंट, ये होता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ये कांस्टेंट का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर, हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात कर लिया दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड F इज इक्वल टू म्यू एन, हम लोग को ये फॉर्मूला आ चुका है। अब ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n से आप क्या डिनोट कर सकते हो, आप ये देख सकते हो नॉर्मल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका फ्रिक्शनल होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप एकदम इजीली आप अकेले होकर आप एक टेबल को आप पुश कर सकते हो, आपको किसी की मदद नहीं होती है। वैसे ही आप एक चेयर को भी पुश कर सकते हो, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। बट जब भी हम लोग अलमीरा के बात करें, एकदम बहुत बड़ा कबर्ड की बात करें, या बहुत बड़ा कुछ एकदम भारी सामान की बात करें, आपको वो अकेले नहीं मूव कर पाओगे, आपको बहुत सारे लोगों को लेके आना पड़ेगा, जिससे कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करे, ओवरटेक करके उसको निकाल के उसको पुश करे। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आपका होगा। क्या आपको ये आपको क्लैरिटी आ चुकी है? क्या आपको ये क्लैरिटी आ चुकी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने बात समझ लिया। तो अभी समझो, अभी हम लोग मैं जो फ्रिक्शन का जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूं। जो फ्रिक्शन का क्या है, जो थोड़ा सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी इसमें बात करने से पहले मैं आपको यहां पर ये एक एग्जांपल दूंगा। क्या है वो एग्जांपल? ये मास m ब्लॉक पे मैं मान रहा हूं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इट्स बेसिकली F इज इक्वल टू 2t मैंने यहां पर लिखा है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा जो फोर्स का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है। पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 में फोर्स नहीं था कुछ भी, तो 1 में क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, 3 में 6 न्यूटन हो जाएगा। तो ऐसा आपका फोर्स बढ़ रहा है, ऐसा आपका क्या हो रहा है, फोर्स आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू, वो मेरा करीब 0.5 है, अभी हम लोग ये वाले एग्जांपल को देख के हम लोग समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाहता हूं, आपको समझेगा। ठीक है, तो ये वाले एग्जांपल को मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट वाले पेज में भी एक बार बना देता हूं, और हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन का जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, इसको समझेंगे। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को हम लोग समझेंगे कि ये फ्रिक्शन, हमने क्या बोला कि जब मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसका मतलब क्या है। अगेन यहां पर मैं वो ब्लॉक बनाना चाहता हूं। यहां पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, एक काम करता है, ये ब्लॉक को इधर बना देता हूं, जिससे कि हमको इधर लिखने का जगह मिल जाए। और ये ब्लॉक जो है मेरा मास m का मेरा ब्लॉक है, और ये मैंने ग्राउंड बना दिया, टप, ये लो ग्राउंड बन चुका है। और ये तुम्हारा कुछ तो इसमें फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन तुम्हारा 0.5 मान लो, ये तुम्हारा फ्रिक्शन मैंने 0.5 मान लिया। और ये मास जो है इसको तुम मान लो कि 10 kg है, ये 10 kg का मास है, 10 kg का मास है। तो अभी हम लोग इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे mg लगेगा, और आप बोलोगे ग्राउंड ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा, और इस पे एक क्या है, एक ऐसा एक फोर्स लग रहा है जो क्या है, जो टाइम डिपेंडेंट है, दैट इज F इज इक्वल टू 2t लग रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर में हम लोग इसको बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर एग्जैक्टली क्या है हम लोग बात समझते हैं। ओके, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है, यहां पर ये जो म्यू जो है ना, म्यू जो है यहां पर दो प्रकार के हो सकता है। म्यू जो है आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकता है? अगर बॉडी आपका स्टैटिक है,
अगर बॉडी आपका स्टैटिक है या बॉडी अगर आपका हिल रहा है, हम लोग वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक बोलते हैं। हम लोग वो कंडीशन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक बोलते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। और अगर स्टैटिक है तो वो केस में जो जो कांस्टेंट ऑफ या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं म्यू एस बोलते हैं। और काइनेटिक के केस में हम लोग बोलते हैं म्यू के बोलते हैं। काइनेटिक के केस में हम लोग म्यू के बोलते हैं। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आपको समझो, यहां पर एक अलग साइड नोट जैसे लिख लेते, एक डब्बा बना के साइड नोट करके लिख देंगे, ये अलग डब्बा बना रहा हूं मैं, ठीक है, इधर मैंने अलग डब्बा बना दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, हमेशा म्यू एस का जो वैल्यू है वो म्यू के से बड़ा ही होगा। ये हमेशा सत्य है, ये सत्य मैं लिख रहा हूं, सत्य, ये तो हमेशा ट्रू है। बट अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है, अगर समझो इफ म्यू के नॉट गिवन, तो वो केस में आप म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के लिख सकते हो, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के यूज कर सकते हो। ये वाला जो केस है आप याद रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। इन लोग ज्यादातर म्यू एस और म्यू के को अलग नहीं करते हैं, बट ज्यादातर केस में यही होता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो हम लोग को समझ में आया कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, म्यू एस और म्यू के वैल्यू होती है, हमेशा म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो दोनों का वैल्यू आप इक्वल लेके चल सकते हो। हम लोग को इतनी सी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है सर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले यस, हाँ हम लोग किधर थे? हाँ इधर थे। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसको समझते हैं। अभी आप इतना बात समझो कि यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी करके एक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन करके भी एक फ्रिक्शन होगा, है ना? तो देखो, तो यहां पर आपको दो फ्रिक्शन आ रहा है। क्या है आपका? एक स्टैटिक फ्रिक्शन करके एक चीज आ रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अभी आपको एक बात आपको क्लिक हो रहा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है म्यू एस इंटू एन। ये कब होगा? म्यू एस इंटू एन तब लगेगा जब आपका बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज क्या? नॉट मूविंग वाला केस में आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नॉट मूविंग वाले केस में। बट एक बार बॉडी मूव करना शुरू हो चुका है, एक बार बॉडी क्या हो गया? मूव करना शुरू कर लिया है, वो वाले केस में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इंटू एन लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा। दिस इज द कंडीशन व्हेन बॉडी मूव्स, दिस इज द कंडीशन व्हेन बॉडी मूव्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दिस इज द कंडीशन व्हेन बॉडी मूव्स, ठीक है पीपल। अच्छा, अभी हम लोग इसको आगे और हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात समझ लिया, और अभी हम लोग को सिंपल सी बात पता है दैट म्यू एस जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो मेरे म्यू के से बड़ा होता है। ये मुझे इतना मुझे केस पता है मुझे। अगर समझो मैंने यहां पर n से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन इज ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन। ये मुझे पता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपका हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ। ये भी आपको एक केस समझ आ रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला केस आप क्या है न्यूमेरिकल्स में बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हो। एक बार आप म्यूएस निकाल दो और फिर ऐसा कुछ वैल्यू ढूंढो जो आपके म्यूएस से छोटा है या एफएस से छोटा है, तो आपको वो एफ के मिल जाएगा। देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। क्या आपको इतनी सी बात क्लिक हो चुकी है? ठीक है, हम लोग की क्लिक हो चुकी है। इसके लिए हम लोग ये वाले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग केसेस देखते हैं। अच्छा, अभी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की बात करेंगे। चलो, तो यहां पर समझो टाइम t इज इक्वल टू जीरो में जो आपका जो f है, जो आपका फोर्स अप्लाइड है, यहां पर मैं बोल देता हूं ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, एपी में बोल देता हूं, ठीक है। यहां पर जो टाइम t इज इक्वल टू जीरो में मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो मेरा 0 न्यूटन है, और जब भी 0 न्यूटन है मतलब कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है उस पे, तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना वो भी मेरा 0 न्यूटन ही होगा। अगर कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ओपोज किसको करेंगे? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी 0 न्यूटन हो रहा है। ओके सर, हमको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वाला केस क्या है कि अगर समझो मैंने टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स ले लिया, तो वहां पर f अप्लाइड कितना आ रहा है? f अप्लाइड यहां तभी आ रहा है, क्या आ रहा है? f अप्लाइड 2 इंटू 10 यहां पर आ जाएगा 20 न्यूटन आ रहा है। अच्छा, अभी ये केस में फ्रिक्शन कितना आ रहा है? फ्रिक्शन हम लोग को आ रहा है म्यू इंटू एन होता है। देखो, म्यू का वैल्यू 0.5 हम लोग को गिवन है, और n इज इक्वल टू mg हम लोग को आ रहा है, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू mg हमको आ रहा है, और mg का वैल्यू हमको m का वैल्यू पता है 10 किलो है, तो 10 इंटू 10 विच इज बेसिकली 100 न्यूटन हम लोग को आ रहा है, 100 न्यूटन आ रहा है। तो n का वैल्यू 100 न्यूटन है, तो वैसे ही f का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू अपना 0.5 है, दैट इज 0.5 इंटू n, दैट इज 100। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर अपने को मैं ये मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं, एक्चुअली मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है
0.5 into 100 कितना आ रहा है, मुझे आ रहा है 50 न्यूटन आ रहा है, मुझे आ रहा है 50 न्यूटन। तो ये जो चीज लिखे हो ना, ये जो चीज लिखे हो, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, ये जो चीज की हो ना, ये एक्चुअली आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कियो। मतलब फ्रिक्शन इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ये आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये आप जो कैलकुलेट कियो, ये एफ एम कैलकुलेट कियो या फ्रिक्शन मैक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कियो। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 50 न्यूटन है, आपका 50 न्यूटन है। इसको आप डब्बा करके रखो, इसको आप डब्बा करके रखो, ये लो। तो हम लोग एफएम मिल चुका है। तो ये वाले केस में एफ अप्लाइड 20 न्यूटन है, तो तभी आपका फ्रिक्शन आपका 50 न्यूटन नहीं अप्लाई करेगा। इधर भी आपका क्या फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन ही होगा, 20 न्यूटन ही होगा। ध्यान से रखना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, दैट इज द रीजन नेट फोर्स 0 है ना। देखो एफ अप्लाइड इधर भी 20 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ऐसा, जहां पर जो फ्रिक्शन ऐसे जो लगेगा वो भी 20 न्यूटन ही लगाएगा, उसके लिए नेट फोर्स मेरा 0 है और वो हिल नहीं रहा है। आपको बात समझ में आ गई। अभी हम लोग इसको बढ़ाते हैं इसको। तो टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स करते हैं। अभी टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स में आपका जो f अप्लाइड क्या होगा, f अप्लाइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। अभी भी क्या है, ये f मैक्स से कम है, तो अभी भी ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होने की वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू आपको लगेगा 40 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू आपको लगेगा 40 न्यूटन। क्या मैं क्लियर हूं? यस, मैं क्लियर हूं एकदम। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे t इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लेके आएंगे 30 सेकंड्स लेके आएंगे, t इज इक्वल टू 30 सेकंड्स लेके आएंगे। यहां पर f अप्लाइड क्या आएगा, अभी f अप्लाइड मुझे आएगा 60 न्यूटन आ रहा है। अच्छा 60 न्यूटन आ रहा है, बट सिंपल सी बात है, यहां पर F मैक्स का वैल्यू क्या है, यहां पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन। तो यहां पर वो क्या करेगा, बस 50 न्यूटन ही लगाएगा। क्या करेगा, बस 50 न्यूटन ही लगाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक्चुअली एक केस बनेगा, अगर यहां पर अभी मैंने बस म्यू का वैल्यू गिवन है, बस एक ही म्यू का वैल्यू गिवन है, एज सुन एज एफ अप्लाइड का जो वैल्यू है मैक्स से इंक्रीज कर चुका है या ज्यादा कर चुका है, यहां पर ये सब आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक बार ये इंक्रीज कर लिया ना, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, ये आपके काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। और आप इसको चाहिए तो म्यू के इंटू एन से कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू के इंटू एन से कैलकुलेट कर सकते हो, बट हमेशा ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही आएगा। बट अगर वो केस है जिसमें म्यू के का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, म्यू के का वैल्यू अगर गिवन नहीं है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आपका 50 न्यूटन ही आएगा, वो 50 न्यूटन ही आएगा, मतलब एफ स्टैटिक है जो भी है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या हम लोग को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर हम लोग को समझ में आ गई है फ्रिक्शन के बारे में? क्या हम लोग को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर समझ में आ गई है फ्रिक्शन के बारे में? यस पीपल, हम लोग को ये सर अभी तक समझ में आ गई होगी। यस ठीक है। तो एक बार ये देख लो ध्यान से, एक बार ये देख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लो और आगे बढ़ेंगे। चलो, तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, जो मैंने पहले से भी लिखा है, बट एक बार इधर भी लिख लो, दैट if mu k not given, then mu k is equal to mu s आप ले सकते हो। इसको आप स्टार करके रखो तो आप थोड़ा ध्यान रहेगा इसको। क्या ये बात समझ में आ गई है? ओके, चलो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ किसका? ग्राफ सीखेंगे एफ वर्सेस फ्रिक्शन का देखेंगे, एफ वर्सेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये वी थोड़ा कर लेते इसको, तो वी कर लेंगे, वी। ओके, चलो ग्राफ एफ वर्सेस फ्रिक्शन का देखेंगे ग्राफ। ठीक है, चलो सर ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए एक्सेस बना दो सर। ठीक है, चलो ग्राफ एक्सेस बना दिया, ये लो, आपने बोल दिया, मैंने एक्सेस बना दिया। ठीक है, ये लो एक्सेस बन चुका है। सीधा बनाइए, हाँ जी सीधा बनाए। और यहां पर मैं मान रहा हूं, यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू, ये मेरा, मैं एक्स एक्सिस में एफ अप्लाइड देख रहा हूं मैं, और यहां पर वाई एक्सिस में मैं फ्रिक्शन देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे क्या बात पता है, मुझे क्या बात पता है कि मेरा एक फ्रिक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगाएगा, 20 न्यूटन एफ लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगाएगा। कब तक लगाएगा? जब तक वो अपने लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा। तो मतलब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ये कब तक होगा? ये एफ मैक्स तक, ये होगा ये एफ मैक्स तक, ये एफ मैक्स तक ऐसा होगा, एफ मैक्स तक ऐसा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? फिर एक बार ये ऐसा हो चुका है, फिर
और आपका एफ बढ़ते जाएगा, आपका एफ बढ़ते जाएगा। एक बार एफ बढ़ते गया, आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या है एफ मैक्स से नीचे होगा, वो एफ मैक्स से नीचे होगा। सो बेसिकली ऐसा एक डिप हो जाएगा, डिप हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिर कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। अगर बॉडी एक बार मूव होने लग गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें उतना ही लगेगा, उसमें हमेशा कांस्टेंट लगेगा। तो ये जो है, ये जो आपको चीज दिख रही है, ये जो है, ये आपका एफ काइनेटिक वाला लाइन है, एफ काइनेटिक वाला लाइन है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस। तो ये जो है, ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया हूं, ये अपना स्टैटिक वाला फ्रिक्शन है, ये येलो आपका काइनेटिक वाला फ्रिक्शन है। तो देखो यहां पर एक डिप दिख रहा है, एक डिप दिख रहा है। क्यों? वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है और फिर आपने एफ अप्लाइड और बढ़ा दिया तो वो एफ काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। जो एफ काइनेटिक आपका क्या, एफ स्टैटिक से आपका क्या है, ज्यादा है, सॉरी कम है। आपको बात समझ में आ गई? यस सर, आपको ये एकदम आपको एकदम क्लियर हो चुकी है, एकदम फ्रिक्शन को एकदम बेसिक से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पीपल, ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। ओके यार, ये थोड़ा वायर थोड़ा अटक रहा है, तो रुको। हाँ जी, तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग को और आगे आगे क्या करना है। अभी देखो, समझो यहां पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, यहां पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, इसको पहले एक ब्लॉक बना देते हैं। हाँ जी, देखो समझो मैंने यहां पर एक ब्लॉक बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया जो आपका ग्राउंड में, जो आपका ग्राउंड में है, ये आपका ग्राउंड में, ये लो, ये आपके ग्राउंड में है, और ये मास m का ग्राउंड है, मास m का ब्लॉक है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर इसको नीचे mg लगेगा, नीचे यहाँ पर mg लगेगा, और समझो यहाँ पर म्यू उसका कुछ तो है, म्यू कुछ तो गिवन है, म्यू कुछ तो गिवन है, कोई तो कुछ तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, mg नीचे लगेगा और नॉर्मल आपका ऊपर लगेगा, नॉर्मल आपको ऊपर लगेगा, सिंपल सी बात है। और क्या होगा, आपको यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा, आपको यहां पर एक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है ना यहां पर नॉर्मल और फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन का, देखो नॉर्मल और फ्रिक्शन का यहां पर कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा। देखो ये है अपना रिजल्टेंट, ये है अपना रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट को हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या दिख रही है, यहां पर नॉर्मल और फ्रिक्शन 90 डिग्री बना रही है, तो आप यहां पर आर का वैल्यू लिख सकते हो। आर का वैल्यू क्या लिख सकते हो, आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो सिंपल अपना वेक्टर में हम लोग नहीं सीखा ये कैसे करते हैं। अभी एफ का वैल्यू क्या है, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, एन स्क्वायर को कॉमन लिया और मैंने रूट के मैंने बाहर लिख दिया, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। आपको आंसर मिल चुका है। तो यहां पर मुझे एक और रिलेशन मिल गया अपने रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। क्या ये बात आपको चमका? अच्छा, अब इसमें एक और बात है जो आपको ध्यान देना है, वो है ये क्या है वो, कि ये जो R और N के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है ना, R और N के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम है ये नाम को। तो ये जो थीटा है, ये थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में और देखेंगे, इसके बारे में और ध्यान देंगे, बट अभी आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बात ध्यान लो कि थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है पीपल, आगे बढ़े तो एक बार मैं साइड हट रहा हूं, जिससे कि आपको पूरा चीज दिखेगा और फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या क्या है। ठीक है पीपल, अच्छा अभी देखो, इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बता सकता हूं, तो अभी सोच रहा हूं कि बताऊं कि नहीं। ठीक है, बता ही देते हैं। तो ये देखो, यहां पर tan थीटा क्या आएगा, यहाँ पर tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा क्या होता है आपका? होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। दैट इज ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ये तो अगर ये मेरा f है तो ये भी मेरा f हो जाएगा, दैट इज म्यू एन हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू एन अपॉन एडजेसेंट। तो इसका एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, ये क्या है? नॉर्मल है, तो डिवाइडेड बाय नॉर्मल, विच इज बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो आपके एग्जाम्स में यूज होता है। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ रहा है। ठीक है पीपल, देखो पूरा बोर्ड एकदम उन्होंने भर दिया है, आपको अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। एक बार मैं साइड हटर, जैसे कि आप कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। चलो समझते हैं। block on inclined plane, block on inclined plane के बारे में हम लोग समझ। चलो ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन,
ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, चलो आपका टाइटल लग चुका है। अच्छा, अभी ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन समझने पहले हम लोग को एक चीज समझनी है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज करके कोई चीज होती है। क्या? एंगल ऑफ रिपोज। अभी बोले कि सर ये क्या होता है, समझा देंगे। पहले लिख दो, पहले लिख देता हूं एंगल ऑफ रिपोज, है ना। पहले एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो एक बार लिख देंगे। एंगल ऑफ रिपोज समझेंगे, एंगल ऑफ रिपोज हम लोग समझते हैं। चलो, एंगल ऑफ रिपोज हम लोग समझने से पहले एक सिनेरियो लेते हैं। वो सिनेरियो क्या है कि अगर समझो मेरे पास यहाँ पर एक ग्राउंड ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ग्राउंड ले लिया और यहाँ पर मैंने मास कुछ तो एक ब्लॉक रखा है, कुछ तो एक मैंने ब्लॉक रखा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर मैंने कुछ तो एक मैंने ब्लॉक ले लिया। तो अभी ये स्लाइड कर रहा है, अभी ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं? ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ स्लाइड नहीं कर रहा है। और अगर समझो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका स्लोप मैंने बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा स्लोप बढ़ा दिया, तो बेसिकली अभी ऐसा हो चुका है, ये अभी ऐसा हो चुका है। ये अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा। जब मैं इसको कुछ तो थीटा एंगल पे, थीटा नहीं, इसको अल्फा एंगल बोल देता हूं, कुछ तो अल्फा एंगल पे मैंने कुछ तो लेके गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा और मैंने इसको स्लोप कर दिया, इसको और स्लोप कर दिया। अभी ये ऐसा हो चुका है और ये एंगल पे ये नीचे स्लाइड करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली ये वाला एंगल पे, दैट इज इसको मैं बोल देता हूं थीटा एंगल पे, ये स्लाइड करना शुरू कर चुका है। तो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है मतलब वो ऐसा एक मिनिमम एंगल जहां पर ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो एक बात समझो, दैट थीटा, थीटा क्या होता है? थीटा इज दैट, थीटा इज द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑफ इंक्लाइन, ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑफ किधर गया? हाँ जी, हाँ, ऑफ इंक्लाइन प्लेन वेयर द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड, वेयर द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है, बॉडी जस्ट बिगिंस टू, where the body just begins to slide is known as angle of repose, begins to slide is known as angle of repose। इसको क्या बोलते हैं? angle of repose। ठीक है, अभी इसका जो इक्वेशन है, अभी इसको जल्दी जल्दी डिराइव मारेंगे, जल्दी डिराइव मारेंगे। बट क्या आपको एंगल ऑफ रिपोज का आइडिया मिल चुका है? एंगल ऑफ रिपोज का आइडिया मिल चुका है। देखो, तो यहां पर इधर ही मैं जल्दी बना लेता हूं। तो देखो, अगर समझो यहां पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन जूम करके बना दिया, ये लो इंक्लाइन प्लेन यहां पर बन चुका है और ये मेरा मास m का ब्लॉक है, ये मेरा मास m का मेरा ब्लॉक है, मास m का मेरा यहां पर ब्लॉक है। और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, मान के चलो ये थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे ये स्लाइड होना शुरू कर दिया है। मतलब शुरू करने दीजिए, जस्ट करने वाला, ऑन द वर्ज है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर अगर मैं इसको तोड़ूंगा, तो क्या बोलूंगा? यहां पर नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और अगर ये mg लग रहा है तो ये mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा होगा। हाँ जी, और ये नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर, और ये mg cos थीटा है तो mg का अपना एक और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर mg sin थीटा लग रहा होगा, mg sin थीटा लग रहा होगा, mg sin थीटा। और मैं अगर मान के चलूं कि यहां पर फ्रिक्शन जो है, यहां पर म्यू है कुछ, तो ये नीचे स्लाइड करना चाहता है, ये नीचे स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये नीचे स्लाइड करना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, हाँ सर ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन होगा ऐसा, ये होगा फ्रिक्शन, ये होगा फ्रिक्शन। तो अभी तो ये रेस्ट पे है, अभी तो रेस्ट पे मूव नहीं हो रहा है, और अगर रेस्ट पे हो रहा है तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपका जीरो होगा। बस बात खत्म। तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? यहां पर मुझे मिल रहा है n इज इक्वल टू mg cos थीटा, यहां पर मिल जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, यहां पर मिल रहा है। हाँ सर ये हमको मिल गया, यस सर हमको समझ में आ गया। और फिर हम लोग को क्या मिल रहा है? mg sin थीटा इज इक्वल टू f, mg sin थीटा इज इक्वल टू f, तो ये मिल रहा है f विच इज इक्वल टू म्यू इंटू n, म्यू इंटू एन। मैं देखो f का वैल्यू म्यू इंटू एन लिख सकता हूं, n का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज ये हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा विच इज इक्वल टू mg sin थीटा, यहां पर आ रहा है mg sin थीटा, यहां पर आ रहा है। बस काम खत्म। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? m g कैंसिल, m और g कैंसिल, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cos थीटा को उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो यहां पर मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यहां पर मिल रहा है। तो ये तो रिलेशन हमने कहा तो देखा है, यस ये रिलेशन हमने कहा तो देखा है, ये वही रिलेशन की बात है जो आपने पहले देखा था। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका सेम होता है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका सेम होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आपको आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा यहां पर आ रहा है। इसको अब स्टार करके रख दो, क्या आपको ये इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? मैं एक और बार साइड यहां पर हट चुका हूं, जिससे कि आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है पीपल, अभी हम लोग बात करेंगे, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने अपना एक बॉल जो है या एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू कर चुका है, उसका कितना एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाते वक्त, नीचे जाते वक्त का मैं डिराइव मार दूंगा अभी जल्दी, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ऊपर वाला खुद कर सकते हो, आपको गारंटी है। तो अगर मैं बोलूं डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, सो एक पहले बार एक इंक्लाइन प्लेन बना ही लेते, रुको इंक्लाइन प्लेन किधर गया? हाँ जी, तो यहां पर समझो, यहां पर मैंने इंक्लाइन प्लेन बना लिया और यहां पर एक मास m ब्लॉक है,
मास m मेरा ब्लॉक है, मास m मेरा ब्लॉक है ना जी। और ये नीचे मेरा स्लाइड कर रहा है, नीचे मेरा स्लाइड कर रहा है यहां पर। तो अगर ये स्लाइड नीचे कर रहा है तो ये कुछ तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये नीचे ऐसा कुछ तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये तो इतनी सी पक्के से हम लोग बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, नीचे स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेट करेगा ही। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग इसके फोर्सेस बना देते हैं। क्या क्या फोर्सेस होगा? नीचे नीचे इसको mg लग रहा होगा, हाँ सर नीचे mg लग रहा होगा, नीचे mg लगा दिया। और ये ऊपर ऊपर जो इसको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये भी बना दिया सर, हाँ ठीक है ये बना दिया हम लोग ने। और ये mg को अगर मैं तोड़ दूं, mg को अगर मैं तोड़ दूं तो यहां पर क्या क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? mg sin थीटा यहां पर हो जाएगा। और ये नीचे स्लाइड कर रहा है करके, ये नीचे स्लाइड कर रहा है करके फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इट्स बेसिकली मेरा फ्रिक्शन क्या होगा? ये होगा मेरा फ्रिक्शन, ये होगा मेरा फ्रिक्शन। बात खत्म, बात खत्म। तो यहां पर सिंपल सी बात है, मैं क्या क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर ये तो लिख सकता हूं ना शिद्दत से, दैट यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो लिख सकता हूं क्योंकि y डायरेक्शन में मेरा कुछ भी मेरा क्या बोलते हैं, नेट फोर्स तो मेरा जीरो है, मेरा कुछ भी मेरा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है मेरे क्या बोलते हैं y डायरेक्शन में, बस x डायरेक्शन में हो रहा है। बट मैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा मैं यहां पर एकदम पक्के से बोल सकता हूं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू मुझे पता है दैट इज म्यू mg cos थीटा, यहां पर आ जाएगा मुझे फ्रिक्शन का वैल्यू। और ये स्लाइड नीचे कर रहा है, और स्लाइड नीचे कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो mg sin थीटा और f आपका x डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका ज्यादा बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा? mg sin थीटा। उसके लिए तो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो? आप ये ऐसा बोल सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो दैट mg sin थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप ऐसा लिख सकते हो, आप पक्के से लिख सकते हो। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma यहां पर आ रहा है, इज इक्वल टू ma यहां पर आ रहा है। अभी सिंपल सी बात है, यहां पर आप mm कैंसिल कर सकते हो, mm कैंसिल कर दिया, mm कैंसिल कर दिया। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को एक आ रहा है यहां पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू जी cos थीटा आपको आ रहा है। मैं यहां पर g को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो a इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा यहां पर मुझे आ रहा है, यहां पर मुझे आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? तो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो mg sin थीटा इधर लग रहा है, उधर f इधर लग रहा है, और आपको ये वाला आपको एक रिलेशन आ चुका है, ये वाला आपको एक रिलेशन आ चुका है। इसको आप डब्बा करके रख दो, इसको आप डब्बा करके रख दो। मैं साइड हट रहा हूं, जिससे कि आप एक बार आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एक बार आप समझ सकते हो कि हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है। क्या बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये हम लोग बात कर रहे क्या है? ये है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये है डाउन की बात कर रहे। क्या है ये? डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन। अभी आप अप के लिए भी कर सकते हो, अप के लिए आपको एक अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा ना। तो यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आप खुद डेरिवेट कर देना। तो यहां पर अप के लिए हो जाएगा a इज इक्वल टू कुछ नहीं, बस ये साइन आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका। और ये है आपका अप द इंक्लाइन प्लेन, अप का फॉर्मूला। ठीक है पीपल, तो ये डाउन का हो गया, ये अप का हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट मान लो, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ चुका है, और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। बट टेंशन मत लो, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स एकदम पक्के से मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस में बढ़ जाए। अच्छा थियरी हम लोगों ने कवर कर लिया है, अभी हम लोग थोड़े बहुत हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया, इट्स गोना बी क्वेश्चन टाइम। हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, बट आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार आप अपने कमेंट्स डाल देना, आपके आंसर्स डाल देना, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है पीपल, ओके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बोला है यहां पर, इनकरेक्ट। देखो, तो सबसे पहली बात, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यार इसमें अगर आपको थियरी नहीं मालूम है तो भी मैं आपने लॉजिक गैस ला सकते हो। ऑब्वियसली किसी चीज को रोल करने में और स्लाइड करने में आपको आसानी किसमें होती है? ऑब्वियसली आप बोलोगे रोल करने में, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है। देखो कितना लॉजिकल था, फिजिक्स जानने की जरूरत ही नहीं थी। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग किसमें, सिस्टम और रोटेशनल पार्टिकल्स में भी सीखेंगे, उसका टेंशन मत लो, रोटेशनल में। तो ये तो सही है, आपका, तो ये आपका सही है, करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी, ये तो सही है,
ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। हम लोगों ने देखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन होता है, मुझे पता नहीं। फिर एक बार फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। हाँ भाई ये तो सही है, यही सही है। तो मतलब ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, और मतलब हाँ मतलब आपका करेक्ट आंसर तो यही है और गलत स्टेटमेंट ये है। मतलब अभी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या है, मतलब म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। म्यू का एक्चुअली कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है। क्यों होता है, देखो सिंपल सी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे F इज इक्वल टू, देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आ रहा है, म्यू इंटू एन आ रहा है। यहाँ पर म्यू का क्या है, यहाँ पर ये देखो म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज बेसिकली फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एन आ रहा है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, दैट इज ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। तो यहाँ पर क्या कुछ भी डायमेंशन नहीं आ रहा है, कुछ भी डायमेंशन यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ next question, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v। अच्छा, कुछ तो initial velocity से ये बंदे को उसको पुश कर रहे हैं। ओके, with if mu is the coefficient of friction between B and the surface, मतलब इसमें कुछ तो coefficient of friction है आपका mu, कुछ तो coefficient of friction mu है। ब्लॉक B will come to rest after a time। अच्छा, ये मतलब थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स को जोड़ दिया, काइनेमेटिक्स और एनएलएम को जोड़ दिया है। देखो कैसे करेंगे इसको, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका V आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी V आपको मालूम है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है करके, यहां पर इसको पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे आप इसको कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। मतलब टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकली बात क्या है, यहां पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको फोर्स लग रहा है, उसको एक फोर्स लग रहा है। बेसिकली आप बोल सकते हो ना, F इज इक्वल दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लग रहा है, म्यू इंटू एन लग रहा है, और दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं बेसिकली कितना एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है वो अपना कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यहां पर यह क्या कर सकता हूं, म्यू इंटू एन। एन यहां पर कितना हो जाएगा, एन यहां पर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं मास एम मान लेता हूं। ये नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg आ रहा है, तो म्यू mg इज इक्वल टू ma आ रहा है। तो मास से मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, म्यू जी आ रहा है, एक्सेलरेशन म्यू जी आ रहा है। बट ये तो बस अपना मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी अगर हम लोग करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस म्यू जी आएगा ना, a इज इक्वल टू माइनस म्यू जी आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रहा है और आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को ये मिल चुकी है, और फिर हम लोग को बस ये वाला इक्वेशन लगाना है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगा देना, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगा देना। उन्होंने बोला है कि ब्लॉक b विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, मतलब कितने टाइम बाद रेस्ट पे आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो। और u का वैल्यू क्या गिवन है, उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी v बोला है, v बोला है यहाँ पर, ठीक है, इसको v डैश बोल देते हैं, v डैश बोल देते हैं, v डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू v डैश प्लस, अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस म्यू जी, दैट इज माइनस म्यू जी इंटू टी, माइनस म्यू जी इंटू टी। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है हम लोग को आ जाएगा ये माइनस वी डैश इधर चला जाएगा और माइनस म्यू जी इधर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू टाइम टी। तो टाइम टी इज इक्वल टू आ रहा है वी बाई म्यू जी, हम लोग को आ रहा है v बाई म्यू जी, हम लोग को आंसर आ रहा है। क्या हमको हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, यस हम लोग को दिख रहा है v बाई म्यू जी, ए इज द राइट आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये आपका नीट का एक पीवाईक्यू, ये आपका एक नीट का एक पीवाईक्यू है। क्या आपको बात समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई, आप आगे बढ़ो। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ m इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, यहां पर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m नहीं है, ये म्यू होना चाहिए, म्यू होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। अरे ये तो बहुत चिंदी सवाल है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर एक बास m का ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक m है जो एक रफ सरफेस पे है, रफ सरफेस पे, और यहाँ पर म्यू जो है, म्यू उन्होंने कुछ तो गिवन है, म्यू यहाँ पर उन्होंने कुछ तो गिवन है, कितना गिवन है, ये 0.5 गिवन है, 0.5 उन्होंने गिवन है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, 10। तो उन्होंने बोला कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 100 न्यूटन का। तो बेसिकली यहां पर उसको 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अगर इसको इधर यहां पर टेंडेंसी टू मूव इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। हाँ जी, और उन्होंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अरे सिंपल सी बात है, सबसे पहले फ्रिक्शन ढूंढो, सबसे पहले फ्रिक्शन ढूंढो। तो फ्रिक्शन क्या पर आ जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पर ये mg 10g लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 10g आ रहा है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 0.5, तो मैं इसको हाफ लिख देता हूं। n का वैल्यू हो जाएगा 10g, दैट इज 10 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज 50।
ये हो जाएगा 50 न्यूटन हम लोग को फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन, तो दिस इज बेसिकली 50 न्यूटन। तो अभी आप नहीं निकाल सकते एक्सेलरेशन, 100 न्यूटन इधर लग रहा है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, मास पता है, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड बाई एम। एफ नेट कितना है, 100 माइनस 50, दैट इज 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय मास कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 50 बाई 10 विच इज बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। तो किधर है भाई, हाँ देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी। क्या ये क्वेश्चन चमका आपको, क्या ये क्वेश्चन चमका, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन चमका, आगे बढ़ते, चमका है तो आगे बढ़ते। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल, चलो इसको हम लोग करते सॉल्व। The coefficient of static friction mu s between block A of mass 2 kg and the table is 0.2। अच्छा, तो यहां पर जो mu है यहां पर 0.2 बोला गया है। अच्छा, what will be the maximum mass value of block B so that the blocks do not move and the string and the pulley are assumed to be smooth and massless। ठीक है भाई, तो बेसिकली उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है कि यहां पर म्यू इक्वल टू 0.2 गिवन है और ये 2 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है, यहां पर ये ए है, ये ए ब्लॉक है, म्यू इक्वल टू 0.2 गिवन है। उन्होंने बोला है कि ये बी का ऐसा क्या मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो, क्या मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो कि ये पूरा जो सिस्टम है रेस्ट पे होगा या स्टेशनरी होगा, मतलब उससे थोड़ा और ज्यादा मास अगर कर दिया तो ये एक्सेलरेट करना नीचे शुरू कर देगा, बट हम लोग को रेस्ट वाला हम लोग को कंडीशन निकालना है। सिंपल सी बात है, ये बी है, ये बी है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग एम मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये नीचे क्या लगा रहा होगा, नीचे mg लगा रहा होगा, mg लगा रहा, हाँ सर नीचे mg लगा रहा होगा, और ऊपर टेंशन लगा रहा होगा, हाँ जी, सेम स्ट्रिंग होने की वजह से इधर भी टेंशन वही टेंशन लगेगा, वही टेंशन लगेगा, हाँ जी। तो यहां पर इधर से सिद्ध सी बात है, अगर ये वाला सिस्टम मेरे रेस्ट पे है तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टेंशन इज इक्वल टू mg यहां पर आ रहा है। हाँ सर, ये हम लोग को क्लियर हो चुकी है, यस ये हम लोग क्लियर बोल सकते हैं। अभी ये वाली चीज की बात करते हैं, ये वाली चीज की बात करते हैं। तो अगर इसको मूव नहीं करवाना है तो सिंपल सी बात है, यहां पर टेंशन ही इसको मूव करवाना चाहता है। अगर टेंशन मूव करवाना चाहता है बट आपको इसको मूव करवाना नहीं है, तो फ्रिक्शन को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना टेंशन लगा रहा है। तो बस यही तो काम करना है। तो इट्स बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो that tension is equal to mu into n, that tension is equal to mu into n लगा सकते हो। टेंशन का वैल्यू आपको mg पता है, तो ये हो जाएगा mg। अच्छा, और एक और बात, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो दैट आपका जो फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू है, ये जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो आपका ज्यादा से ज्यादा, आप ऐसा बोल सकते हो म्यू इंटू एन बोल सकते हो। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया, मतलब क्या, फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा म्यू एन से छोटा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे ही होता है ना, सेल्फ अपना एडजस्टिंग फोर्स होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, म्यू एन होगा। उसके लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाँ जी ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली, मेरा फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो मेरा टेंशन के इक्वल होना चाहिए। दिस बेसिकली टेंशन का जो फोर्स है वो मेरा म्यू एन के बराबर होना चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा। और इसका ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज mg इज इक्वल टू, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। बस डाल दो अभी वैल्यू, तो m इंटू जी लेस देन इक्वल टू, म्यू का वैल्यू मुझे पता है, म्यू का वैल्यू इज 0.5, दैट इज हाफ लिख देता हूं। और नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल का देखो ये मेरा 2g है और ये मेरा नॉर्मल है, तो यहां पर नॉर्मल इज इक्वल टू 2g आ रहा है, नॉर्मल इज इक्वल टू 2g आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू जी आ रहा है, 2 इंटू जी आ रहा है। सो यहां पर बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर पॉइंट अच्छा यहां पर 0.2 बोला यार, 0.2 बोला है, हाफ नहीं बोला है, बेसिकली 0.2 इंटू 2g यहां पर बोला है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 आ रहा है मुझे, दैट इज mg इज लेस देन इक्वल टू 4 न्यूटन, और g का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m इज लेस देन इक्वल टू 0.4। तो हम लोग को m का वैल्यू आ चुका है, दैट m का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0.4, उससे कम कुछ भी करो ये मूव नहीं करने वाला। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो m इज लेस देन 0.4। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन डी छुप चुका है, यहाँ पर ये ऑप्शन डी छुप चुका है, बट डी वाली आपका ऑप्शन आ रहा है 0.4, आपका आंसर आएगा 0.4 किलो आपका आंसर आ जाएगा, विच इज द सही जवाब। ठीक है पीपल, क्या आपको ये क्वेश्चन समझा, आगे बढ़े, यस पीपल आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा सवाल है, नीट का एक पीवाईक्यू ही है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन अरेंजमेंट डज नॉट मूव। अगेन वो मैक्सिमम वाली चीज पूछी है कि हम लोग मैक्सिमम ऐसा क्या फोर्स डाल सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट आपका मूव नहीं करेगा, और सारे वैल्यूज पहले से गिवन है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा √3g लगेगा, √3g, हाँ जी, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, है ना। यहां पर ये फोर्स इधर लगा रहा है और इधर अगर लगा रहा है, इधर मूव करना चाहता है, तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा, अरे इधर ठीक से लगा देते, फ्रिक्शन आपका ऐसा लगेगा ये डायरेक्शन में, कितना लगेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लगेगा। कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू गिवन है उन्होंने 1/2√3, हाँ जी 1/2√3 गिवन है, इंटू एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ अभी देखो
n का वैल्यू आप डायरेक्टली √3g नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखो यहां पर आपका फोर्स जो है आपको पुश कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। आपको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप तोड़ोगे, ये मेरा f है, 60 के तरफ जो गिरेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? f cos 60 हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा f cos 60, ये हो जाएगा मेरा f cos 60, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा मेरा f sin 60 हो जाएगा। तो अभी आप अगर इक्वेशन लिखोगे y डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे f sin 60 प्लस mg, दैट इज mg नहीं √3g लिख देता हूं, प्लस √3g इज इक्वल टू नॉर्मल। ये होगा आपका रिएक्शन, ये होगा आपका क्या इक्वेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल का वैल्यू आपका √3g नहीं आएगा, f sin 60 प्लस √3g आएगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो इट्स बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f √3/2 हम लिख सकते हैं इसको, प्लस √3g इज इक्वल टू n, यहां पर आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है ना जी। तो यहां पर अभी आपको ये नॉर्मल वैल्यू आ चुका है, नॉर्मल का वैल्यू आ चुका है। तो यहां पर क्या कर दो? इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। एक काम करते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा f/2 प्लस g, हम लोग को मिल जाएगा नॉर्मल का वैल्यू। तो ये बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पर म्यू एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू का वैल्यू 1/2√3 इंटू नॉर्मल का वैल्यू ये हो गया √3 इंटू f/2 प्लस g, अपने को हो गया नॉर्मल का वैल्यू। √3 से √3 काट दो, तो अभी हमको क्या आ रहा है यहाँ पर? f/2 प्लस g डिवाइडेड बाई 2 हम लोग को आंसर आ रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू, दैट इज f/2 प्लस g डिवाइडेड बाई 2 अपने को आ रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू। अच्छा, अभी डज नॉट मूव करके बोला है, तो मतलब y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में रेस्ट पे है। तो यहां पर बेसिकली f cos 60 मेरे इसके बराबर होगा, f cos 60 मेरे इसके बराबर होगा। तो कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? f cos 60 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा f/2 प्लस g डिवाइडेड बाई 2। यहां पर cos 60 का वैल्यू क्या होएगा? हाफ हो जाता है, दैट इज f/2 इज इक्वल टू f/2 प्लस g डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से ये 2 कट गया, f इज इक्वल टू f/2 इस तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा f/2 इज इक्वल टू g। यहां पर आ रहा है, यहां पर मुझे क्या आ रहा है? f इज इक्वल टू 2g आ रहा है, 2g विच इज बेसिकली 20 न्यूटन आ रहा है आंसर, विच इज दिस ऑप्शन ए। शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अच्छा सवाल है अपने पास। और अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा प्रैक्टिस करेंगे और फ्रिक्शन को पूरा निपटा देंगे। यहाँ पर बोला कि सिस्टम कंसिस्ट, देखो यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर इन सबका मास m है, ये सबका मास m है, यहाँ पर सबका मास m है, सबके मास m है। हम लोग को क्या बोला है कि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन, यहाँ पर म्यू कुछ तो है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है, और हम लोग को ये बोलना है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 कितना होगा। मतलब ये m1 नीचे a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये भी कर रहा है तो ये भी तो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, सेम स्ट्रिंग है। बात समझ में आई है ना? तो हम लोग को क्या ढूंढना है? ये a ढूंढना है, हम लोग को ये a ढूंढना है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इतनी सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि देखो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये 2 ब्लॉक है, इसको एक ब्लॉक कन्वर्ट कर दो, एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। तो अगर इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा मेरा 2m, ये हो जाएगा मेरा 2m, और ये मेरा एक पुली से कनेक्टेड है, और ये जो नीचे है मेरा m लग रहा है, ये मेरा m लग रहा है। मुझे इसका ही तो एक्सेलरेशन ढूंढना है। मतलब ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है और ये एक्सेलरेशन a से इधर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अभी देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या क्या लगेगा। यहां पर नीचे mg लगेगा, हाँ सर ये एकदम क्लियर है, नीचे mg लगेगा, और ये इधर नीचे ऊपर टेंशन लगेगा, और यही टेंशन इसको खींचेगा इधर, ये टेंशन इसको खींचेगा, बट इधर नीचे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, F लगेगा। कितना लगेगा? देखो यहाँ पर नीचे 2mg लगेगा और ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू 2mg लगेगा। हाँ सर ये हमको समझ में आ गया, ये हम लोग को समझ में आ गया। बस बात खत्म, सॉल्व खत्म। ये तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। देखो अभी क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एकदम डेफिनेटिव वाला तरीका बताता हूं, मतलब जो आप सिंपली आप यूज कर सकते हो। मैं शॉर्टकट नहीं बताया, पूरा बेसिक से बता रहा हूं। पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पर एक्सीलरेट नीचे करो, मतलब ये ज्यादा फोर्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। यहाँ पर मैं पक्के से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने पक्के से। हाँ सर मैंने लिख दिया पक्के से, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर क्या करोगे? एक्सीलरेट इधर कर, मतलब टेंशन ज्यादा है, मतलब टेंशन माइनस
म्यू टू एम जी, दैट इज ये हो जाएगा 2 म्यू mg है ना, इज इक्वल टू 2ma, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2m है, दैट इज 2ma। बस बात खत्म। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg कॉमन ले लेता हूँ, mg कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, हाँ जी, mg कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3ma, इज इक्वल टू 3ma। हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए तो मास से मास कैंसिल कर दो, तो यहां पर मुझे मिल रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। हमको एक्सेलरेशन यहां पर मिल चुका है और इसका आंसर हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2। हाँ, इसका आंसर है सी ऑप्शन इसका सही जवाब, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर, हम लोग को समझ में आ चाहिए। अभी यहां पर ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, यह भाई मतलब क्या ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आएगा इसमें। मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग टू प्रोवाइड इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज, इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये टेंशन लग रहा है और ये नीचे स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसका कंपोनेंट निकाल देंगे, है ना। ये mg हो जाएगा, ये mg है और ये mg sin थीटा इधर हो जाएगा, mg sin थीटा इधर हो जाएगा और ये मेरा mg cos थीटा इधर होगा, mg cos थीटा इधर होगा और इसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा। तो नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा आया, फ्रिक्शन का वैल्यू मुझे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू इंटू mg cos थीटा आ गया, तो लोग लिख देंगे टेंशन प्लस फ्रिक्शन, टेंशन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा लिख देंगे, है ना। और इससे सॉल्व करेंगे और चीज गलत आ जाएगी, और चीज गलत आ जाएगी, मैं बता रहा हूं सब लोग यही सोचेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपने गलत क्यों सोचा, मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपने जो किया है ना, ये सही है, ये सही है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा आपने गलत किया, ये आप अच्छे से इसको कंपोनेंट में तोड़ दो। सबसे पहली बात मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो पहले ढूंढो, पहले वो ढूंढो भाई। देखो तो सबसे पहले फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0.8 गिवन है, 0.8 गिवन है, दैट इज 0.8 इंटू नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। मास गिवन है, ठीक है, मास यहाँ पर 1 kg गिवन है, दैट इज 1 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू cos थीटा, cos थीटा क्या है यहाँ पर cos 37 इंटू cos ऑफ 37। अच्छा cos 37 कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा 37 डिग्री है, छोटा साइड है तो छोटा साइड भी इधर होगा 3 4 5, तो cos 37 इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। तो यहाँ पर सॉल्व करो, दैट इज हो जाएगा 0.8 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 इंटू 4/5 आ रहा है, 8 इंटू 4/5 विच इज बेसिकली 32/5 विच इज बेसिकली मेरा हो जाएगा 6.4 न्यूटन आ रहा है। तो मेरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6.4 न्यूटन आ रहा है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 6.4 न्यूटन। तो क्या mg sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है पहले वो ढूंढो, पहले ये तो देखो ना कि मतलब ये फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन से ज्यादा है ही नहीं तो टेंशन का क्या रोल, टेंशन का कुछ रोल ही नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था, तो सबसे पहले फिर mg sin थीटा का वैल्यू ढूंढो, mg sin 37 का बेसिकली, है ना, mg sin 37 1 है, ये 10 है, sin 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3/5 3/5। ये क्या हो जाएगा 5 1 5 2 यहाँ पर आ रहा है 6 न्यूटन। भाई mg sin थीटा का खुद 6 न्यूटन दे रहा है, फ्रिक्शन 6.4 तक जा सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट फ्रिक्शन हमें इधर 6.4 नहीं है, फ्रिक्शन 6 न्यूटन ही होगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स में उसकी बात कर रहा था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये मैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा था, बट अभी कितना होगा, बस 6 न्यूटन ही होगा, बस 6 न्यूटन ही होगा। टेंशन का काम ही नहीं है यहां पर, क्योंकि सारा काम फ्रिक्शन ही कर रहा है रोकने का। क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो यहां पर इसका आंसर आएगा टी, डी नन ऑफ दीस, डी नन ऑफ दीस आएगा, डी नन ऑफ दीस आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये ऐसे क्वेश्चन सुना बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग गलत किए होंगे। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में डालना कि अगर आप ये क्वेश्चन गलत किए कि नहीं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका आंसर क्या मिला। ठीक है, क्या मिला, tan थीटा बाई 3, 3 tan थीटा, tan थीटा बाई 3, 2 tan थीटा, आपको क्या इसमें आंसर मिला एक बार मुझे बता देना। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको डाउट आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जरूर आंसर बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में एक बार पर इसका आंसर लिख देना, ये आपको होमवर्क होगा, ये आपको होमवर्क होगा। ओके चलो, तो ये अभी जो क्वेश्चन है ये तो सब सूडो फोर्स का है, ये तो सब सूडो फोर्स का है, तो इसमें हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है हम कब करेंगे, हम सूडो फोर्स पढ़ने के बाद करेंगे। और सर सूडो फोर्स हम कब करेंगे, सूडो फोर्स अभी करेंगे, सूडो फोर्स अभी करेंगे, है ना पीपल। चलो तो सूडो फोर्स समझते हैं। अभी सूडो फोर्स समझते क्या होता है। सूडो फोर्स से आपको जो नाम है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है एग्जैक्टली, वो क्या है एग्जैक्टली, आपको पता चल जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए। सूडो फोर्स मतलब क्या, सूडो मतलब फेक, सूडो मतलब क्या होता है, फेक होता है, सूडो मतलब फेक होता है। ठीक है, अच्छा देखो सूडो फोर्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी सूडो फोर्स के बारे में, सूडो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सूडो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा अब ये सूडो फोर्स क्या होता है, वो कौन से बल की चीज होती है हम लोग समझेंगे।
सूडो मतलब फेक फोर्स, सूडो मतलब फेक फोर्स, ये आपको होता है फेक फेक फोर्स, ठीक है। आपने वो बायोलॉजी में पढ़ा होता है सूडोपोडिया, है ना, अमीबा का सूडोपोडिया होता है, ऐसा कुछ तो आपने चीज पढ़ी होती है, वही सेम चीज, वही सूडो की बात हो रही है यहाँ पर। तो सूडो फोर्स यहाँ पर फेक फेक आपका एक चीज होता है। अभी सूडो फोर्स समझने के लिए आपको ना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या है। तो जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। सर कौन से होते हैं, बताते हैं। आपका पहला होता है आपका इनर्शियल, आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल, आपका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हम लोग इसमें बात समझेंगे, सूडो फोर्स को पूरा एकदम निपटा देंगे। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको एक बात समझना है, जो फ्रेम में, जो आप सिस्टम में हो, जिसमें आप देख रहे हो, जो आप ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है, वो आपका रेस्ट पे होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका रेस्ट पे होता है, या आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, वो रेस्ट पे होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे होता है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस सर, हमको समझ में आ चुकी है। और या आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके एनएलएम, दैट इज कितने भी न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, सारे वैलिड होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। अब मैं जो क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल फॉर्म, डुप्लीकेट फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूं। बट इतना समझो कि ये जो भी मैंने लिखा है, मतलब ये नॉर्मल लिखा हो, ये सब आपने कर लिया, अभी हम लोग बात करते हैं नॉन इनर्शियल के बारे में। नॉन इनर्शियल वो होता है जहां पर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा होता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये आपका एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या आपको ये बात समझ में आनी चाहिए? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो रेस्ट है, ये है रेस्ट पे है और एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है, और यहां पर ये क्या होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो यहां पर आप इसमें क्या लिखोगे, दैट एनएलएम नॉट वैलिड इन ओरिजिनल फॉर्म, इन ओजी फॉर्म, ठीक है, इन ओजी फॉर्म। मतलब ये क्या, ओजी फॉर्म क्या होता है, इसमें आपको एक मैथमेटिकल फिक्स चाहिए होता है, अभी मैं बताता हूं ये क्या होता है, मैं बताता हूं, मैथमेटिकल फिक्स चाहिए होता है। इसको हम लोग समझेंगे, इसको समझने के लिए मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां पर मैं ये दो लिफ्ट बनाऊंगा, ये आपका एक लिफ्ट हो गया, और इसको मैं डुप्लीकेट कर दिया, चलो इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ओके चलो यहां पर मैंने कर दिया। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने मास m का मैंने एक ब्लॉक ले लिया, यहां पर भी मैंने एक मास m का मैंने ब्लॉक ले लिया। सेम ये वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में, यहां पर जो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है और ग्राउंड पे, रेस्ट पे भी है और ग्राउंड पे भी है, और ये जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर ए से, तो यहां पर रेस्ट और ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि हाँ भाई नीचे एमजी लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ये पूरा जो चीज है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्मल यहां पर उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है जिससे उसके नेट एक्सेलरेशन ऊपर रहे। तो यहां पर वो इक्वेशन क्या लिखेगा, यहां पर वो सिंपल सा इक्वेशन लिखेगा, दैट नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma, यहां पर ये लिखेगा, और क्या लिखेगा, नॉर्मल इज इक्वल टू m कॉमन लिया तो ये हो जाएगा g प्लस ए। यहां पर ये मुझे आ चुका है, यहां पर ये मुझे चीज आ चुकी है। क्या ये बात है, ये तो सिंपल सी बात है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में। अभी मैं ये जो रेस्ट पे जो ग्राउंड है, ये जो बंदा है, ये बंदे को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, हाँ ये बंदे को मैं लेके जा रहा हूं इसके अंदर। अभी ये खुद लिफ्ट के अंदर है, खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर है, जो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। बट अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो हम लोग को दिख रहा है क्योंकि मैं अभी खुद ग्राउंड पे हूं ना, ऑब्जर्वर हूं मैं तो, बट ये बंदे के लिए ये तो रेस्ट पे है, ये मास m भी रेस्ट पे है, ये तो सिंपल सी बात है। तो मतलब वो क्या लिखेगा, वो उसको क्या दिखेगा, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ये पूरा चीज रेस्ट में होने की वजह से ये लिख देगा, क्या लिख देगा, ये लिख देगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg लिख देगा, ले देगा, जो सरासर गलत है, क्योंकि सही आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए आपका आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का आपका क्या फंडा चल रहा है। तो यहां पर ये केस में जब भी आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटिंग बॉडी में है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये वाले केस में आपको एक मैथमेटिकल फिक्स डालना पड़ता है जिसका नाम होता है सूडो फोर्स।
अभी ये सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स इज बेसिकली आपको जो फोर्स होता है आपको किधर लगाना होता है। अगर बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगाना होता है। तो इट्स बेसिकली ये इसका मास m है तो नीचे आपका एक फोर्स लगेगा m इंटू ए। क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो अगर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता तो सूडो फोर्स किधर लगता? ऊपर लगता सीधा। अगर किधर एक्सेलरेट कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सूडो फोर्स m ए लगाना है। क्या बात समझ में आ गई है? तो अगर अभी आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? ये आएगा n इज इक्वल टू m इंटू g प्लस ए आपका आएगा। क्या ये सही है? हाँ सर ये तो सही है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? यस पीपल, तो हम लोग ने सूडो फोर्स को भी यहां पर अच्छे से समझ लिया है। तो सूडो फोर्स आपको कब लगता है? कब लगता है आपका सूडो फोर्स? जब भी आप खुद एक्सेलरेटिंग बॉडी में हो, जब आप खुद एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर हो तब आपका लगता है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा दो सम सॉल्व करेंगे। चलो इसको दो सम सॉल्व करते हैं। तो दो सम सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर लेके आएंगे, हाँ जी यहां पर। अभी ये देखो, a block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. मतलब यहां पर कुछ तो म्यू है, यहां पर ओके। The acceleration of the cart that will prevent the block from falling satisfies. अच्छा तो एक काम करो, आप अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ गए आप, ठीक है आप अंदर बैठ रहे हो, अब इसको देख रहे हो। आपको पता है आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो जो अल्फा से इधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, शिद्दत सी बात है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं। यहां पर बैठ के देख रहा है, तो ये तो बात सही है कि नीचे mg लगेगा और ये नीचे गिरना चाहता है करके, तो क्या फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यहां पर ये ऊपर लगेगा, है ना। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, बट ये खुद एक एक्सेलरेटिंग बॉडी में आप बैठे हो तो इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जिधर है। तो बेसिकली यहां पर लगेगा m अल्फा आपका सूडो फोर्स लग जाएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलोइंग क्या हो जाएगा? इट्स बेसिकली यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू m अल्फा और फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg हो रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg यहां पर हो रहा है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू एन का वैल्यू क्या है? m अल्फा, दैट इज म्यू m अल्फा आपको यहां पर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? तो अभी हम लोग को चाहिए क्या? यहां पर हम लोग को तो यही चाहिए कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू आपका यहां पर कितना होना चाहिए, है ना। अच्छा अभी देखो सिंपल सी बात है, यहां से m कट जाएगा तो g इज इक्वल टू म्यू अल्फा आ रहा है, एंड अल्फा इज इक्वल टू g बाय म्यू आ रहा है। ये तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो g बाय म्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? g बाय म्यू आपका ये आएगा, किधर गया? हाँ g बाय म्यू यही है, तो यही आपका आंसर है। अभी यहाँ पर ये लेस देन मोर देन इक्वल टू क्यों आ रहा है? क्योंकि आप चाहिए तो क्या कर सकते हो? फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर सकते हो, वो वाला आप इक्वेशन लगा सकते हो और आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा आपको बेसिकली सार आपको पता चल चुका मैं यहाँ पर क्या सॉल्व करना चाहता था। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस सर, हमको समझ में आ चुकी है। अभी ये वाला हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सूडो फोर्स आपको अब बात समझ में आ चुकी होगी। ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जो हम लोग होमवर्क में मैं आपको देने वाला हूं। इसका मैं आपको बस 2 होमवर्क दे रहा हूं, ये 2 होमवर्क आप एक बार करके आ जाना और आपको मुझे बता देना है कि आपको ये समझा है कि नहीं, आपको क्या है ये समझा है कि नहीं। ठीक है, ये होमवर्क कर देना, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, मतलब अभी ऐसे के ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मुझे कमेंट्स में बता देना कि इसका आंसर क्या है, कमेंट्स में बता देना इसमें आंसर क्या। डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है पीपल, आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ते, अभी बात करते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब जब भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम होता है ना, मुझे पता है इसमें सबको प्रॉब्लम होती है, इसको आज हम लोग नष्ट कर देंगे क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको ना एक्चुअली शानदार क्वेश्चंस बना के लेके आया आपके लिए। तो चलो हम लोग वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो समझो, सबसे पहले क्या करो, मैं पहला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अरे किधर गया है, ये क्या हो गया, हाँ जी, तो ये पहला क्वेश्चन बना रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास यहाँ पर 2 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है, और ये जो खुद जो ब्लॉक है वो आपका 10 kg ब्लॉक पे, हाँ जी 10 kg ब्लॉक पे टिका हुआ है, 10 kg ब्लॉक पे टिका हुआ है, और ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये ग्राउंड पे है, और ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं इस पे। और इस पे क्या हो रहा है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का आपका एक फोर्स लग रहा है, और जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज 2 बॉडीज है वो है म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। अभी हम लोग को बात ये है कि इन लोग साथ में मूव करेंगे कि साथ में नहीं मूव करेंगे। साथ में नहीं मूव करेंगे तो कितना एक्सेलरेशन से करेंगे वो सब हम लोग ध्यान देंगे। देखो सिंपल सी बात है,
फर्स्ट स्टेप हमेशा इसका सेम होता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम होता है। अज्यूम करो ये पूरा सब एक साथ घूम रहे हैं, तुम अज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हैं कि एक साथ, अज्यूम एक साथ, ठीक है, अज्यूम एक साथ, अज्यूम एक साथ, अज्यूम एक साथ। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा, अगर अज्यूम कर रहे एक साथ तो एक्सेलरेशन टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा F अपॉन एम, F अपॉन एम, ये हो जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक साथ चल रहे हैं, तो अगर एक साथ चलेंगे तो 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, सेकेंड स्टेप में ध्यान दें। सेकेंड स्टेप ये है कि वो वाले ब्लॉक पे ध्यान दो जहां पर फोर्स लग नहीं रहा है, वो वाले ब्लॉक पे ध्यान दो जहां पर फोर्स लग नहीं रहा है। तो कहां पर नहीं लग रहा है, दो पे तो 2 न्यूटन लग रहा है, 10 केजी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इस पे नोटिस करो। अभी देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये बंदे को 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना पड़ेगा आगे, तो इसको कोई तो फोर्स देना पड़ेगा, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स तो चाहिए ही रहेगा। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा कि इसको 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने के लिए, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। वो क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली F रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रहे हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपका 10, एक्सेलरेशन कितना है 1/6, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 2 5 दैट इज 5/3, विच इज बेसिकली ये कम से कम हो जाएगा 1.6 न्यूटन, हाँ 1.6 न्यूटन के आसपास आएगा। क्या बात समझ में आया? मतलब 10 केजी को एक साथ मूव कराने के लिए आपको 1.6 न्यूटन का एक फोर्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो तो ये एक साथ मूव करेगा ना, टुगेदर सेम एक्सेलरेशन होगा तो ही तो ऐसा रिलेटिवली रेस्ट पे हो गए, अलग एक्सेलरेशन होगा तो आगे पीछे चला जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा। तो ये हमको बात समझ में आ गई है। तो ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है कौन देगा, ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है कौन देगा, वो फ्रिक्शन देगा। कैसे? देखो ये 2 केजी ब्लॉक आगे जाएगा, ये 2 केजी ब्लॉक आगे जाएगा, तो 10 केजी ब्लॉक को अगर देखेगा तो अरे ये तो पीछे जा रहा है, तू आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? रिलेटिव फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखो, मतलब मैं 2 केजी ब्लॉक हूं, मैं 2 केजी ब्लॉक ऐसा देख रहा है पीछे, अरे ये तो 10 केजी ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, अरे तू आगे चल। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 केजी ब्लॉक 10 केजी ब्लॉक पे यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, और ये वाला फ्रिक्शन ये वाला 1.6 न्यूटन का फोर्स देगा। तो बेसिकली देखना है कि इतना दे सकता है कि नहीं। तो हम लोग F मैक्स वैल्यू ढूंढेंगे पहले। F मैक्स कितना आएगा, दैट इज बेसिकली म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 0.2 है। नॉर्मल का वैल्यू ढूंढते हैं, चलो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे लग रहा है, 2g नीचे लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 2g आ रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू 2g रख दो, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 4 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, F मैक्स कितना दे सकता है, 4 न्यूटन, कितना चाहिए 1.6 न्यूटन एक साथ चलने के लिए, तो आराम से दे सकता है। तो अगर आपको एक कंडीशन आ रहा है, कंडीशन ये आ रहा है कि आपका जो F मैक्स है वो ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन इक्वल है F रिक्वायर्ड से। तो ये वाले कंडीशन में वो एक साथ मूव करेंगे, मूव टुगेदर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मूव टुगेदर, अगर F मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू F रिक्वायर्ड है तो ये एक साथ मूव करेंगे। देखो कितना सिंपल है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? एक और एग्जांपल लेंगे जहां पर ये एक साथ मूव नहीं करेंगे, वो वाला एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी आपका सवाल ऐसा है, मैं जल्दी सवाल बना देता हूं। सवाल ऐसा है कि आपके पास यहां पर एक 2 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का मैंने ब्लॉक बना दिया है, और ये खुद 10 केजी के ब्लॉक के ऊपर बैठा है। अरे रुको, हाँ जी, ये खुद 10 केजी के ब्लॉक के ऊपर बैठा है, ये लो ऐसा, ये 10 केजी के ब्लॉक के ऊपर बैठा है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बैठे हैं। और यहाँ पर जो म्यू है वो कितना है, वो है बेसिकली 0.2, यहाँ पर भी 0.2। और जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है 12 न्यूटन का। हाँ जी, ये लग रहा है 12 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो अभी देखो, सबसे पहले क्या करो, अज्यूम करो एक साथ, अज्यूम कर दिया सर, यस अज्यूम कर दिया। अभी फिर देखो कि अगर अज्यूम कर रहे हैं एक साथ चल रहे तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करो। तो ए टोटल मतलब क्या हो जाएगा, F by m, ये क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है 12, मास कितना है 12, देखो 10 + 2 12 हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। मतलब अगर ये एक साथ चल रहे होते तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहे होते। तो अभी सेकंड वाला स्टेप क्या है, फोकस ऑन द ब्लॉक जिसपे फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब 10 केजी वाले ब्लॉक पे।
अगर इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है तो कितना फोर्स चाहिए होगा वो पहले कैलकुलेट करो। तो F रिक्वायर्ड हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10, एक्सेलरेशन है 1, विच इज बेसिकली 10 न्यूटन आपको फोर्स चाहिए होगा। तो क्या इतना फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इतना फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन सा फ्रिक्शन? 2 kg और 10 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो। क्या देखो 2 kg आगे बढ़ रहा है, वो देखो 10 kg तू पीछे जा रहा है, तू आगे चल, तो आगे चल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर लगेगा फ्रिक्शन इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो पहले, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, कितना हो जाएगा? ये म्यू इंटू एन हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू का वैल्यू 0.2 गिवन है, एन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगेन मेरा 2g हो जाएगा और ऊपर मेरा नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 2g मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर मुझे आ रहा है 4 न्यूटन। यहां पर एफ मैक्स का वैल्यू 4 न्यूटन है और रिक्वायर्ड 10 न्यूटन है। इसका मतलब क्या है? ये एक साथ मूव नहीं करेंगे, एक साथ मूव नहीं करेंगे। नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर। अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी हम लोग मतलब क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग को सेपरेट सेपरेट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो मतलब सबसे पहले क्या करो कि 2 kg ब्लॉक को एनालाइज करो। सबसे पहले क्या करो? 2 kg ब्लॉक को एनालाइज करो। 2 kg ब्लॉक को या तो नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इससे हमको कुछ फर्क नहीं है। हम लोग को क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फर्क है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये आगे जाना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, मतलब यहां पर एक फोर्स लग रहा है उसको 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है ना। मतलब 10 kg 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अरे यार पीछे ही लगाएगा ना यार, ये देखो इधर लगेगा फ्रिक्शन। 2 kg 10 पे इस तरफ लगा रहे हैं, बट 10 kg 2 पे तो इस तरफ लगाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगा? इधर लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को पता है 4 न्यूटन है। तो यहां पर नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 माइनस फ्रिक्शन का फोर्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आंसर आ जाएगा। ये मुझे मिल चुका है एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक। अभी एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक निकालना है। वो कैसे करेंगे? देखो यहां पर 10 kg का ब्लॉक है, यहां पर 10 kg का ब्लॉक है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन का फोर्स। ये है मेरा फ्रिक्शन का फोर्स। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? 4 न्यूटन, 4 न्यूटन इज इक्वल टू ma दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ चाहिए? तो नॉट मूव टुगेदर वाला केस भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है आपके दिमाग में? ठीक है, यहां पर बहुत शानदार शानदार मैंने एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाया है कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। दोनों केस ले लिया हूं मैं, एक जो मूव कर रहा है और एक जो मूव नहीं कर रहा है। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ये सेम लॉजिक लगाना है। क्या? अज्यूम करो, फिर रिक्वायर्ड निकालो, फिर फ्रिक्शन मैक्स निकालो, फिर चेक करो कि फ्रिक्शन मैक्स ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो मूव कर रहा है, नहीं करेगा तो सेपरेट सेपरेट निकाल दो, बात खत्म। समझा आपको? समझा? आगे बढ़ते। और अगर आपको देखना है इसके बारे में तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स नीट जॉनी सर या जॉनथन सर आप टाइप कर लो, आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन 20 सेकंड्स कैसे सॉल्व करते हैं आपको पूरा चीज मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें। नीट मार्वल्स में मैंने डाला है वीडियो, एक बार चेक कर लेना। 20 सेकंड्स में आप सॉल्व कर लोगे, तो एक बार वो चेक कर लेना। मैं आई बटन में डाल दूंगा, यहां पर आपको वीडियो आ जाएगा, यहां पर कुछ तो एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग हम लोग का सर्कुलर मोशन अभी शुरू हो जाएगा। सर्कुलर मोशन आपको हम लोग ने लिटरली 1 घंटे से ज्यादा हम लोग ने क्या फ्रिक्शन हम लोग ने पढ़ लिया। अभी हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूं आप उतना समझो, आपके लिए काम हो जाएगा। यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मेरा सर्कल का सेंटर है, और यहां पर एक मास, यहां पर एक पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल समझो। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये रेडियस आर हो जाएगा, हाँ सर ये रेडियस आर हो जाएगा, हाँ जी। तो आप अभी ना इसमें मैं आपको 2 कॉलम बनाने वाला हूं। क्या है वो 2 कॉलम? यहां पर मैं बना रहा हूं लीनियर वाला कॉलम बना रहा हूं, और यहां पर मैं बना रहा हूं एंगुलर वाला कॉलम, एंगुलर या रोटेशन वाला कॉलम। या एंगुलर वाला वर्ड हम लोग रोटेशन में यूज करते हैं, बट अभी के लिए आप मान के चलो कि मैं जो बोल रहा हूं अच्छा बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक कॉलम बना दिया। सो देखो अभी मैं कर क्या रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है आर है, ये ना क्या कर रहा हूं, मैंने इसको थोड़ा एंगल से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया हूं मैं। सो बेसिकली अब ये इधर पहुंच चुका है, सिंपल सी बात है, इधर तक पहुंच चुका है। मतलब ये कुछ तो थीटा एंगल ट्रैवल किया होगा, सो इधर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है अभी देखो, तो यहां पर कैसे डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं आपको क्या क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिख रहा है। देखो एक तो ये दिख रहा है
कि ये थीटा, देखो एक तो ये दिख रहा है कि ये देखो ये मेरा रेडियस आर है, ये भी मेरा रेडियस आर ही होगा, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ एल है, ये जो आर्क लेंथ है एल है, ये उसका जो डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है, ये मेरा आर्क लेंथ है, इसको आर्क लेंथ है। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं एल इज इक्वल टू आर थीटा से मैं बोल सकता हूं, एल इज इक्वल टू आर थीटा से मैं बोल सकता हूं। इसका जो एनालोगस होगा सर्कुलर मोशन में, एनालोगस इसका पार्ट क्या होगा, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये तो थीटा एंगल भी तो ट्रैवल किया है, थीटा एंगल समझ में आ रहा है, किधर गया है, हाँ थीटा एंगल भी तो ट्रैवल किया ही है, देखो इधर था और इधर गया, तो मैं ऐसे बोलता था ना थीटा एंगल उसने ट्रैवल किया ऊपर, ऐसा भी तो बोल सकता हूं। तो इसका जो एनालोगस है, इसका जो एनालोगस है, इसको मैं बोलूंगा क्या, एंगल थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको बात समझ में आया, क्या आपको बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और अगर यहां पर एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल जो है कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहां पर लिखते हैं v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो इसका जो एनालोगस चीज होगा, इसका जो एनालोगस जो चीज होगा वो बेसिकली होगा मेरा क्या, ओमेगा, वो हो जाएगा मेरा क्या, ओमेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, अभी आपको एक बात समझनी है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसमें दो नहीं, उसमें एक एक्सेलरेशन जो है पक्के से होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन पक्के से होना चाहिए, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बिना सर्कुलर मोशन करना इंपॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, बट दोनों में से एक तो पक्का होना चाहिए। वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो यहां पर आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऐसा एक्ट करेगा, दैट इज एसी से मैं बोल देता हूं, एसी। बट दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, कौन से, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मैं दोनों में बात करूंगा, बट इसका जो एनालोगस जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हम लोग को रिलेट करना होता है, कैसे रिलेट करना होता है चीजें, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? वैसे ही मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, यहां पर फोर्स होता है, यहां पर फोर्स होता है, और फोर्स होता है यहां पर मास होता है, और यहां पर आपका लीनियर मोमेंटम पी होता है। वैसे ही अगर हम लोग इसका एनालोगस लिखेंगे, अगर हम लिख लेंगे, फोर्स के बदले में यहां पर टॉर्क आता है, अरे इसको अलग कलर में लिख देंगे, फोर्स के बदले में यहां पर आपका टॉर्क आता है, टॉर्क या टाउ से रिप्रेजेंट मारते हैं, या मास के बदले में इनर्शिया, दैट इज एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया बोल देंगे अभी के लिए, इनर्शिया होता है, और P दैट इज मोमेंटम होता है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम से हम लोग लिखते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आया? ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें जो आप क्या बोलते हैं रोटेशनल मोशन में पढ़ोगी, बट मैंने आपको अब यहां पर लिख दिया, अच्छा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, एनालॉगस प्रॉपर्टीज? अच्छा, अभी जो भी फॉर्मूला आप लीनियर में पढ़ते हो, आपको बस क्या उसके एनालॉगस प्रॉपर्टीज आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मतलब अच्छा, अभी ना एक बात समझते हैं, ये जो एसी और एटी वाला जो चीज है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको ये समझाऊंगा, इसको मैं आप लोगों को क्या ये समझाऊंगा, ये वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा कि ये एसी और एटी कब आता है या अल्फा कब आता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, उसके लिए हम लोग बढ़ेंगे एक ये वाले पोर्शन में। क्या वाले पोर्शन में? एक सर्कल बनाओ, ठीक है। मैंने सर्कल बना दिया, और ये मेरा सेंटर है, और यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मतलब क्या, ये पार्टिकल इधर आएगा, ये पार्टिकल इधर आएगा गोल गोल घूम के, ये पार्टिकल इधर आएगा गोल गोल घूम के, वापस ऐसा गोल गोल घूमता बैठेगा। सिंपल सी बात है। यहां पर अभी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी जैसे ही वर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है या यूनिफॉर्म आता है, आपको क्या लगता है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम याद आता है। मतलब क्या, वेलोसिटी आपका इक्वल होगा, आपको ध्यान आएगा। बट नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इवन दो यहां पर टर्म यूनिफॉर्म है, यहां पर यूनिफॉर्म करके एक वर्ड है, यहां पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होता है? ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। यहां पर मैं इतना तो मैं सिद्धांत से बोल सकता हूं, अगर यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर भी वेलोसिटी v होगा, यहां पर भी वेलोसिटी यहां पर v होगा, यहां पर भी वेलोसिटी यहां पर v होगा, हर जगह वेलोसिटी v ही है। बट क्या डायरेक्शन मेरा सेम है? नहीं, मेरा डायरेक्शन सेम नहीं है, मेरा डायरेक्शन हर पॉइंट में मेरा अलग हो रहा है।
तो इसके वजह से मैं बोलूंगा कि मेरा वेलोसिटी मेरा जो है वो मेरा कांस्टेंट नहीं है। मेरा क्या है, मेरा वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, इज नॉट अ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट जो मेरा स्पीड है ये मेरा कांस्टेंट है। मेरा जो स्पीड है वो मेरा कांस्टेंट है, वो मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, now which acceleration is responsible for changing the direction of velocity? Which acceleration is responsible for changing the direction of velocity? Which acceleration is responsible for changing the direction of velocity? That acceleration is basically the centripetal acceleration जो आपके सेंटर में एक्ट करता है, that is AC 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 AC। क्या आपको ये चमका? क्या आपको ये बात चमका? क्या आपको ये बात चमका? ठीक है पीपल, तो हम लोग को एक बात चमका कि मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ v चेंज करने के लिए यहां पर हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है v स्क्वायर बाय r होता है, दैट इज v इज इक्वल टू ये जो लीनियर वेलोसिटी की जो बात हो रही है, v इज इक्वल टू जो लीनियर वेलोसिटी की जो बात हो रही है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर, हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, अभी मैं ये वाला केस ले रहा हूं, ये वाला केस ले रहा हूं। कौन सा वाला केस ले रहा हूं? कि यहां पर मैं अभी v का स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं, मैं मतलब ये पार्टिकल अभी कांस्टेंट स्पीड से नहीं, स्पीड बढ़ते जा रहा है, जुम करके ये गोल गोल घूमते जा रहा है, गोल गोल घूमते जा रहा है। वो वाला केस देख रहा हूं कि मतलब इसका स्पीड ही बढ़ते जा रहा है, स्पीड मतलब कांस्टेंट नहीं, स्पीड एकदम फास्ट होते जा रहा है। मतलब स्पीड अगर फास्ट हो रहा है, अगर तो स्पीड अगर फास्ट हो रहा है तो मतलब स्पीड के डायरेक्शन में कोई ना कोई तो एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब इधर ऐसा कोई तो एक AT प्रोवाइड कर रहा होगा ना टेंजेंशियली, इधर भी कोई तो आपका AT प्रोवाइड कर रहा होगा टेंजेंशियली, इधर भी आपका AT प्रोवाइड कर रहा होगा कोई टेंजेंशियली, इधर भी आपको कोई AT प्रोवाइड कर रहा होगा टेंजेंशियली। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको लीनियर वेलोसिटी बढ़ाना है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, तो मुझे यहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ v है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ v है, वो कौन चेंज करता है? वो चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू रेडियस r, जहां पर अल्फा क्या होता है? मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अल्फा क्या होता है? मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये अल्फा वो सब क्या है? अच्छा देखो, इतनी सी बात समझ में आ रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से मेरा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा 0 आएगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मेरा 0 है, मुझे पता है इसका वैल्यू क्या होता है? अल्फा इंटू r होता है, और r रेडियस तो 0 नहीं हो सकता, तो अल्फा भी मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यूसीएम में, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मेरा क्या है? अल्फा 0 आता है और अल्फा r दैट इज टेंजेंशियल मेरा 0 आता है, और उसकी वजह से मेरा अल्फा मेरा 0 आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़े बहुत फॉर्मुलाज में पढ़ेंगे। मुझे क्या मालूम है, यहां पर ये वाले इसमें बता देता हूं। देखो, मुझे इतना से सिंपल सी चीज पता है ना। क्या चीज? सिंपल सी चीज पता है, दैट मुझे पता है कि क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और मैं लिख सकता हूं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। और ये भी लिख सकता हूं, दैट इज d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। या आप ऐसे एक और लिख सकते हो, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, ये भी लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मुलाज आपको पता है, ये सारे फॉर्मुलाज आपको पता है। सर्कुलर मोशन में भी ये फॉर्मुलाज वैलिड होते हैं, बस इसको चेंज कर दो उसके एनालॉगस इससे। तो चेंज कर देंगे तो मुझे क्या क्या फॉर्मुला जाएगा? मैं लिखूंगा v के बदले में एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। व्हाट इज देन एंगुलर वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वैसे ही एक्सेलरेशन का क्या क्या वैल्यू आएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt। डी ओमेगा बाई डी इसका वैल्यू आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? यस सर, हमको बात समझ में आ चुकी है, डी ओमेगा बाई डी समझ में आ गया। और इसके बदले में और क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। हाँ सर लिख सकता हूं, कोई क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकते। और क्या लिख सकता हूं मैं? और मैं अल्फा का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं। अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी तो लिख सकता हूं। दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो देखो क्या क्या फॉर्मुलाज यहां पर मैं बना सकता हूं, क्या फॉर्मुलाज यहां पर मैं बना सकता हूं। यहां पर अभी आती है काइनेमेटिक इक्वेशंस में बढ़ते हैं। चलो, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस हमको क्या क्या मालूम है? हम लोग को मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हम लोग को मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लोग को मालूम है ना, ये भी हम लोग को मालूम है। और हम लोग को मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस अभी अगर आपको इसको सर्कुलर मोशन में या रोटेशन मोशन के लिए लिखना है, बस क्या करो? बस सब्स्टिट्यूट कर दो, और कुछ नहीं। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका एनालॉगस चीजें क्या आ जाएगी? यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल,
ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। बस यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोले, थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा एस। बस देखो काइनेमेटिक इक्वेशंस भी लिख दिया आपने, बट इन दोनों के कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप इसको बस क्या, जब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तब यूज कर सकते हो, ये आपका कंडीशन है। और इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तब आप यूज कर सकते हो, तब आपको यूज कर सकते हो, ये आपका कंडीशन हो गया। बस वैलिड हमेशा क्या होता है, वैलिड हमेशा ये चीज वैलिड होती है जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है, जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है ये तो हमेशा वैलिड होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बस सर्कुलर मोशन में था ही इतना, और कितना ही था, बस और कुछ था ही नहीं, लिटरली नहीं था। अभी आपको इसमें थोड़ा एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं कि देखो अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल ले रहा हूं, यहां पर मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, ये एक पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन करके इधर तक पहुंच गया, ठीक है, और ये दूसरा एक पार्टिकल ले रहा हूं, ये एक पार्टिकल है और ये भी सर्कुलर मोशन करते करते इधर तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया। सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसा लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूं ऐसा, हाँ जी ये मैंने लाइन ज्वाइन कर लिया। देखो सिंपल सी बात है ना कि यहां पर इन लोगों ने थीटा तो एंगल सेम कवर किया है, मतलब इन दोनों पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से दोनों का ओमेगा भी सेम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा यहां पर सेम हो जाएगा ना दोनों का, क्योंकि थीटा तो दोनों का सेम है। अगर थीटा दोनों का सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। मतलब यहां पर ये वाले केस में ओमेगा, यहां पर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 आ रहा है। अगर ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, ये मेरा सेकंड पार्टिकल है, क्या आपको बात समझ में आया? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 यहां पर आ रहा है। बट क्या यहां पर मेरा लीनियर वेलोसिटी मेरा चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे, ये तो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट दोनों एक ही टाइम पे उधर पहुंच रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पे थीटा ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि ये इसका टू का जो यहां पर एक सेकेंड, हाँ जी, यहां पर 2 का जो वेलोसिटी है वो मेरा बड़ा है v1 से, वो मेरा बड़ा है v1 से। क्या आपको ये बात चमका? क्या आपको ये बात चमका? यस सर चमका। बस इतना ही था, सर्कुलर मोशन में और कुछ था ही नहीं यार, और कुछ था ही नहीं। आपको बेसिकली क्या है, यहां पर आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जानना था, जो बेसिकली आपका क्या होता है, अरे किधर गया, ये जो आपका होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जो हमेशा आपका सेंटर में एक्ट करता है। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो टेंजेंशियली एक्ट करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाता है। वैसे ही अगर मैं यहां पर ऐसे लिखना चाहता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। बस एक्सेलरेशन को मैंने यहां पर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन को यहां पर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आप ये बात समझ में आया? क्या ये बात चमका आप लोगों को? यस सर हम लोग को बात चमक चुका है, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी ना इसमें एक और चीज आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके एक चीज आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स होती है। क्या होती है? एक सूडो फोर्स होती है। क्या इधर लिख देते हैं, क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका एक सूडो फोर्स है। क्या है? आपका एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब क्या? ये कब आता है? अगर आप ये पार्टिकल के ऊपर बैठे हो तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना है। अभी देखो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, बट आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय आर ही होता है, बट डायरेक्शन किधर होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियली आउटवर्ड्स। सेंट्रीपिटल का क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर बट रेडियली इनवर्ड्स। क्या आपको सब बात समझ में आ गया? यस सर हमको समझ में आ गया। तो सूडो फोर्स के बारे में भी हम लोग को समझ में आ चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक थोड़ा मिस आउट हो गया था लास्ट टाइम, उसको थोड़ा और विस्तार से करेंगे। दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड या टर्निंग ऑन। पहले हम लोग टर्निंग लिखते हैं, टर्निंग ऑन लेवल रोड, टर्निंग ऑन लेवल रोड। मतलब कोई भी उछाल नहीं है, एक मतलब सेम ऐसा प्लेन ही है, बस कर्व है। इसमें हम लोग कैसे करेंगे? जल्दी करेंगे। ले टर्निंग ऑन लेवल रोड तो समझो ऐसा कुछ कंडीशन क्या है कि आपका ये इनर रोड है और ये आपका आउटर रोड है, और यहां पर आपका एक गाड़ी है, ये आपका गाड़ी है मास m का, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है ना। तो एक मान लेते हैं ये जो पूरा सर्कल है, इसका जो सेंटर इधर का आता है, इधर इसका कुछ तो सेंटर है, इसका सेंटर ये रेडियस r है। क्या आपको बात समझ में आया है ना? तो मैं अभी गाड़ी के ऊपर बैठा हूं, मैं गाड़ी के अंदर बैठा, तो मेरे लिए क्या है? ये एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मुझे एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर? इधर। ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर लगेगा। हाँ सर लगेगा।
नीचे क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। हाँ सर, और इसके बीच में फ्रिक्शन है। अभी देखो मैं ऐसा टर्न लेना चाहता हूं और ये टर्न लेगा तो ऐसा स्किड होगा, इस तरफ ऐसा स्किड हो जाएगा। वो स्किड होने से रोकेगा कौन, वो स्किड होने से रोकेगा कौन, वो स्किड होने से रोकेगा यहां पर फ्रिक्शन, यहां पर ये फ्रिक्शन रोकेगा, ये फ्रिक्शन रोकेगा। बस मुझे यही कैलकुलेट करना है कि मैं मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकता हूं कि ये स्किड ना हो, मुझे वो करना है। तो बेसिकली क्या कर दो, बेसिकली क्या कर दो, यहां पर बस ये कर दो। तो मुझे पता है कि n इज इक्वल टू mg, मुझे पता है n इज इक्वल टू mg मुझे पता है। और फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है दैट फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम उसका वैल्यू म्यू होने सकता है या उससे कम होगा, ये होगा उसका वैल्यू। और यहां पर फ्रिक्शन कौन दे रहा है, यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा। सो बेसिकली यहां पर लिख सकता हूं mv² लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, या एन के बदले में mg डाल देता हूं, म्यू इंटू mg। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा m कैंसिल, तो v इज इक्वल टू v इज लेस देन इक्वल टू यहां पर आ जाएगा म्यू आर जी का स्क्वायर रूट। मतलब v का वैल्यू म्यू आर जी से कम होना चाहिए तो स्किड नहीं करेगा, या ज्यादा से ज्यादा आपका जो v मैक्स है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्किड करेगा, इससे ज्यादा हुआ तो स्किड करेगा। मतलब इधर लिख देते हैं if v is greater than mu rg, if mu is greater than mu rg, it will skid करेगा। सिंपल सी बात है। क्या अभी बात समझ में आया, क्या ये बात अच्छे से चमका आप लोगों को, क्या ये बात अच्छे से चमका? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। तो टर्निंग ऑन अ लेवल रोड का भी बात हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। अभी हम लोग बात करते हैं बैंकिंग रोड के बारे में, बैंक रोड के बारे में। इट्स बेसिकली आपका क्या है कि ऐसे टर्न तो ले रहा ही है बट ऐसे स्लोप है। देखो ये रोड है, बेसिकली ऐसा चल ऐसा जा रहा है, जूम, मतलब ऐसा एक स्लोप है और जूम करके जा रहा है। इसकी बात करते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग करेंगे बैंकिंग की, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। चलो सर, बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे, चलो ठीक है, पढ़े, ओके। तो यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं मैं, जल्दी एक इंक्लाइन प्लेन बना दो सर, ठीक है, ओके सर। चलो ये यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन वहां पर बन चुका है, इसको थोड़ा बीच में लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा बीच में लेके आएंगे। और ये जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, यहां पर मैं विदाउट फ्रिक्शन कर रहा हूं, विदाउट फ्रिक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। चलो इसको करते हैं। तो समझो यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, यहां पर मेरे पास एक गाड़ी है, यहां पर मेरे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, जैसे गाड़ी है। तो इसमें सबसे पहले रिजॉल्व करो फोर्सेस को। तो नीचे तो mg लगेगा भाई, नीचे mg लगेगा और ये थीटा एंगल पे, तो नीचे अगर mg लग रहा है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, है ना। तो अगर ये नॉर्मल है तो आप थोड़ा ज्योमेट्री लगाओगे ना, थोड़ा ज्योमेट्री लगाओगे, ये मेरा थीटा एंगल होगा, ये होगा मेरा थीटा एंगल, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इसको मैं नॉर्मल को भी रिजॉल्व कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा n cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा मेरा n sin थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? या नॉर्मल ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये थीटा क्यों आ रहा है। और सिंपल सी बात है। तो यहां पर अभी एक और चीज लगेगा, क्या लगेगा, यहां लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv² by r लग रहा है, बस बात खत्म, रिजॉल्व हो चुके हैं, बात खत्म, फ्रिक्शन नहीं है, काम खत्म। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा n cos थीटा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इससे लिख देंगे, है ना, हाँ जी, इससे लिखते हैं, दैट इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg आ रहा है, है ना, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और n sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा इज इक्वल टू mv² by r आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। मैं कर रहा हूं 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 इक्वेशन से, 2 को डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पर मुझे आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v² by rg। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा आ रहा है। क्या ये बात चमका लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को चमका? हाँ सर चमका, क्योंकि बहुत ही आसान था। ठीक है, क्या ये बात समझा? बैंकिंग ऑफ रोड भी विदाउट फ्रिक्शन भी हम लोगों ने बात समझ ली है। अभी लास्ट टॉपिक आपका सर्कुलर मोशन, नहीं सॉरी, लास्ट टॉपिक नहीं है, एक कोनिकल पेंडुलम का भी बाकी है, थोड़ा सा, बस 10-15 मिनट मैक्स, 10 मिनट मैक्स। अभी बैंकिंग ऑफ अ रोड बट विथ फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, विथ फ्रिक्शन। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि डुप्लीकेट कर देते हैं, ये स्लाइड को हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे। यस, डुप्लीकेट हो चुकी है, और यहां पर
इसको पूरा रब करेंगे, इसको पूरा रब करेंगे, अरे रब ही नहीं हुआ, रब ही नहीं हुआ, हाँ जी, इसको पूरा रब करेंगे, पूरा रब करेंगे, पूरा इसका पूरा, इसको कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, है ना, यस रब हो चुकी है। और ये इसको निकालो, हाँ इसको निकालो और इसको निकालो, हाँ जी पूरा। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे विथ फ्रिक्शन, इसमें हम लोग बात करेंगे विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन है तो क्या, फ्रिक्शन है तो क्या करेंगे, देखो तो अभी सिंपल सी बात है, अगेन अगेन क्या है, यहां पर मैं एक मास बना रहा हूं, यहां पर मैं एक मास बना रहा हूं, मास m का बॉडी है ना, ऐसा बना रहा हूं, इसमें फोर्सेस रिजॉल्व कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा mg हो जाएगा, ये मेरा mg हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सेम कंडीशन, यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, चलो इसको रिजॉल्व मार देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा n cos थीटा हो जाएगा, n cos थीटा, और n cos थीटा का परपेंडिकुलर मेरा एक हो जाएगा n sin थीटा, n sin थीटा। और ये जूम करके मैं v मैक्स निकालना चाहता हूं, v मैक्स निकालना चाहता हूं, कितना इसका मैक्सिमम स्पीड होगा, तो एकदम मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, तो ये स्किड होने की कोशिश करेगा, ऐसे जूम करके बाहर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा ना खुद को। तो बेसिकली आपका फ्रिक्शन जो है, आपका जो फ्रिक्शन जो है वो किधर लगेगा, वो लगेगा इस तरफ, वो लगेगा इस तरफ, वो लगेगा इस तरफ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या ये आपको बात समझ में आ रही है। और टेक्निकली आपको मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल, ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। आप ज्योमेट्री यूज करोगे तो देखो ना, ये आपको क्या देगा, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये भी तो थीटा आएगा ना, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, आपको थीटा थीटा दिख रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसको भी रिजॉल्व करोगे, तो रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ कॉस थीटा आ रहा है आपको, एफ कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा एफ साइन थीटा, यार आ रहा है अपना एफ साइन थीटा, और यहाँ पर आपको एक आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस इसको सॉल्व करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा समथिंग लाइक दिस, क्या होगा ये होगा n cos थीटा, n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है ना जी, ओके। और यहां पर मैं भी क्या कर सकता हूं, f के बदले में म्यू n लिख सकता हूं, f के बदले में म्यू n लिख सकता हूं, तो लिख दो, ये हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा n cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू n, म्यू n sin थीटा प्लस mg, यहां पर आ रहा है मुझे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आ रहा है मुझे फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आ रहा है। फिर सेकंड इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, दैट इज n sin थीटा प्लस f cos थीटा प्लस f cos थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r आ रहा है, mv स्क्वायर बाय r आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर f के बदले में अगेन म्यू n डाल देता हूँ, f के बदले में म्यू n डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n, म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r मुझे आ रहा है, mv स्क्वायर बाय r मुझे यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर n का, हाँ ये देखो, इसको और इसको अब डिवाइड मार दो, इसको और इसको अब डिवाइड मार दो, और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूं, और सेकंड डिवाइड बाय 1 कर रहा हूं, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये n कॉमन ले रहा हूं मैं, ये n कॉमन ले रहा हूं, और n कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ये पूरे चीज को इस तरफ लेके आया और n कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा n इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा which will be equal to mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय r जी आ रहा है। अच्छा अभी देखो, इसमें साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा में डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉस थीटा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा से डिवाइड मार रहा हूं ऊपर नीचे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे में डिवाइड मार रहा हूं, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड मार रहा हूं। तो यहां पर मुझे फाइनल वैल्यू क्या आएगा पता है आपको, ये देखो डिवाइड मत दो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय कॉस डिवाइड मारो तो ये जाएगा 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और ये आरजी को देखो, ये वी स्क्वायर बाय आरजी हो जाएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आरजी, आरजी को इस तरफ लेके गया तो ये हो जाएगा आरजी, यहाँ पर हो जाएगा आरजी, और ये वी स्क्वायर करके तो स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इज इक्वल टू वी मैक्स का यहाँ पर मुझे फॉर्मूला आ चुका है, वी मैक्स का यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स। क्या आपको बात समझ में आया? और अगर आपको वी मिन चाहिए तो वी मिन बेसिकली कुछ नहीं, साइन चेंज कर दो, तो वी मिन इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, आपको आंसर आ जाएगा।
ये है आपका वी मिन का वैल्यू। तो यहां पर हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन भी हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। ठीक है पीपल, अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का टॉपिक बचा है, कोनिकल पेंडुलम का टॉपिक बचा है, एंड देन हम लोग ने अपना वन शॉट कंप्लीट कर दिया होगा। कोनिकल पेंडुलम। चलो कोनिकल पेंडुलम को जल्दी निपटा देंगे, जल्दी निपटाएंगे एंड फिर घर जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक सीलिंग बनाऊंगा, यहाँ पर एक सीलिंग बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने एक सीलिंग बना दिया है, यहाँ पर एक सीलिंग बना दिया। चलो इसको सीलिंग बना देंगे, टप 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 टप। यस, सीलिंग यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेंडुलम है, यहाँ पर एक पेंडुलम है, जूम। यस, ये आपका एक पेंडुलम है और यहाँ पर आपका एक मास दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मास दिखा देता हूँ। इसका मास, इसका जो मास है वो मास m है, वो मास m है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा नहीं, ओके हाँ, ये मास m का है, ये मास m का है। ठीक है, और ये जो है ये क्या करेगा, ये आपका ऐसा कुछ ट्रेजेक्टरी करेगा, या आपका ऐसा कोनिकल पेंडुलम मतलब ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ऐसे घूम रहा है, कौन बना रहा है उसके लिए कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसके ऐसे कुछ तो ट्रेजेक्टरी, अरे देखो ऐसा कुछ तो एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा, ऐसा कुछ तो एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा कोन जैसा, है ना, ऐसे जूम करके गोल घूमते बैठेगा। तो इट्स बेसिकली, इधर भी एक बना देता है ऐसा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ऐसा गोल घूमते बैठेगा। तो अगर ये गोल घूमते बैठ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रेडियस r हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रेडियस r हो जाएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो मेरा l है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो मेरा l है, स्ट्रिंग का लेंथ मेरा l है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल मैं बोल रहा हूं, ये एंगल किधर गया है, हाँ ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अभी इसको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, रिजॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये देखो, नीचे mg है, हाँ सर नीचे mg है, ऊपर क्या होगा, टेंशन, हाँ जी टेंशन है। फिर क्या है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज हो जाएगा mv²/r, अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है तो, है ना। और ये टेंशन है, देखो अगर ये टेंशन है और ये थीटा इस तरफ है, तो ये t cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा t cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा t cos थीटा, ये हो जाएगा t cos थीटा। t cos थीटा परपेंडिकुलर इधर गिरा दो तो ये हो जाएगा t sin थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा t sin थीटा, t sin थीटा। क्या आपको बात समझ में आया? बस रिजॉल्व कर दो और आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है t cos थीटा इज इक्वल टू mg, यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है t sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r हम लोग को मिल रहा है। क्या बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आ चुकी है? बस दोनों को डिवाइड मार दो, 2/1 मार दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg आ रहा है, v²/rg, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा आ रहा है। वापस से वही सेम कुछ तो इक्वेशन जैसे कुछ तो आ रहा है। बट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? अच्छा, वो मुझे याद आया, मुझे एक्चुअली एक और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना था, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना था मुझे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कि क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड बेसिकली कितना टाइम लगता है उसको एक पूरा रिवोल्यूशन करने के लिए, एक सर्कुलर मोशन में, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला दैट इज t इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, और अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, दैट अगर आपको थोड़ा बहुत रिलेशन जानना है, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज बेसिकली क्या है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बता रहा है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, फिर इसमें आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको पता ही है s इज इक्वल टू आर थीटा, तो आपको पता ही होगा, है ना। फिर आप लोग को पता है कि a टेंजेंशियल होता है डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो अगर आप देखो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाय dt क्या हो जाएगा, अल्फा, आर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर आ रहा है, और वैसे और कुछ फॉर्मूला तो मिस नहीं कर रहा हूं मैं। और एक्सेल AC इज इक्वल टू v²/r अपने को आ रहा है, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर डाल दो तो आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन का, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो आप बहुत सारे इसमें आप चीजें खेल सकते हो, ठीक है पीपल। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर अभी कोनिकल पेंडुलम, हाँ जी कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो हम लोग को मालूम है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला था, ये देखो अभी भी इधर मैंने बोला है कि v का रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू v/r, तो यहाँ पर लिख दो, तो ये हो जाएगा 2π v और r, ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v। तो बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2π रेडियस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा।
आर जी टैन थीटा, बस काम खत्म। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये में स्क्वायर रूट ऑफ आर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर, यहाँ पर हो जाएगा और नीचे जी टैन थीटा आ रहा है ना। अच्छा, अभी मैं आर का रिलेशन कुछ लिखना चाहता हूं। ये मेरा एल है, ये मेरा एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ये मेरा एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ये मेरा एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये मेरा एल साइन थीटा हो जाएगा। मतलब आर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, आर का वैल्यू आ रहा है एल साइन थीटा आ रहा है, आर का वैल्यू एल साइन थीटा आ रहा है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ जी टैन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ जी टैन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो tan थीटा को sin बाय cos लिख सकते हैं, तो sin sin कैंसिल हो जाएगा और बस आपका cos बचेगा, cos ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ l आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर देखो समथिंग आएगा, इसको सॉल्व करो, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा कर दो, sin थीटा कैंसिल, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपको आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाय g is your final answer and the time period of a conical pendulum। क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? Yes people, so इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो चुका है, हमारा फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का वन शॉट हम लोगों ने 1 hour 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए, सर्कुलर मोशन भी एकदम तगड़ा तरीके से हम लोग एकदम खत्म कर दिया है। तो अगर आप देखोगे कोनिकल पेंडुलम किया है ना, क्या क्या किया हम लोगों ने, बहुत कुछ किया हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, फ्रिक्शन का पूरा एनालिसिस किया, एकदम डेप्थ में गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर सेल्फ एडजस्टिंग नेचर हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने ग्राफ समझा फ्रिक्शन और फोर्स का, फिर हम लोगों ने क्या क्या किया, फिर हम लोगों ने ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन में डाला, क्या क्या हो सकता है, उसका एक्सेलरेशन निकाला, अप द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस किए। फिर हम लोगों ने समझा सूडो फोर्स का एप्लीकेशन समझा, फिर उसको थोड़ा होमवर्क दिया, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, आपको होमवर्क है, आपको 2 होमवर्क है। फिर हम लोगों ने फ्रिक्शन ऑन 2 प्रॉब्लम्स किया, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स किया फ्रिक्शन का, फिर सर्कुलर मोशन हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने पूरा यूनिफॉर्म मोशन समझा, फिर टर्निंग ऑन अ लेवल रोड समझा, बैंकिंग ऑफ अ रोड समझा, फिर बैंकिंग ऑफ अ रोड विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, सब कुछ किया। फिर हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम समझा, उसका टाइम पीरियड निकाला, एंड दैट्स इट। साथ ही साथ ऐसे ही वन शॉट्स के लिए और बहुत सारे प्लान्ड सेशंस के लिए प्लीज नीट मार्वल्स को जाके टंग टंग कर देना, यूट्यूब में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे प्लेलिस्ट आ रहे हैं, ये मेरा वन शॉट का प्लेलिस्ट आज अपडेट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने डाल दिया है। बहुत सारे अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आते रहेंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाने के लिए, एंड आई विल अश्योर यू कि हम आपके साथ है नीट एग्जाम तक, और फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा वादा है। इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड यहां पर मैंने एक वन शॉट कंप्लीट कर दिया है, तो यहां पर मैं एक साइन मार देता हूं, कि हम लोग ने यहां पर क्या कर दिया, हम लोग ने यहां पर अपना एक वन शॉट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन का। बहुत मजा आया आपको पढ़ा के, हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, एक और वन शॉट के साथ। मोस्टली वो होगा आपका वर्क पावर एनर्जी होगा, बहुत मजा आएगा वो सीखने के लिए, बहुत मजा आएगा लिटरली, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हो, दिस इज जॉनथन मैथ्यू या आपके प्यारे जॉनी सर, साइनिंग ऑफ विथ वन मोर वन शॉट। बहुत जल्दी मिलेंगे, सायोनारा।